मतलब आज भी आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट मेडिवल मेरा वीक ही है। मेरे को बेसिक्स आते हैं कि भाई अगर क्वेश्चन आया तो मैं पहचान लूँगा, पर लेकिन प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चन आज भी मैं सॉल्व नहीं कर सकता। शायद 50% भी मैं सॉल्व ना कर पाऊँ आर्ट एंड कल्चर और मेडिवल के। और 5% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको आंसर नहीं आता होगा उनका, और वो बहुत आसान है कि सर मुझे ये नहीं आता, ये भी आप बोल सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर करना है वहाँ पे। ऐसे के लिए आई वुड से मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा था। ऐसे के लिए आई रेफर टू टॉपर कॉपीज़ कि भाई ऐसे लिखते कैसे हैं, मैं कभी लिखा नहीं था ऐसे। चैट जीपीटी बहुत यूज़ किया मैंने, एआई दबा के यूज़ किया था मैंने टुवर्ड्स माई मेंस, कि भाई वो मेरे को ऐसे ऐसे पॉइंट दे देता था कि जो शायद तुम सोच भी नहीं पाओगे। टू बी ऑनेस्ट मैंने नोट्स बहुत कम बनाए थे, मैं बुक से डायरेक्टली पढ़ लेता था। और जैसे हिस्ट्री के हो गए, क्लास नोट्स वगैरह मेरे प्राइमरी सोर्स होते थे हमेशा पढ़ने के लिए। मैंने आज तक स्पेक्ट्रम भी नहीं पढ़ी है। Good afternoon once again, everyone. Can we have a big round of applause for Akashi? Thank you. इतना ही, बस इतना ही ताली है. That's better. बैठ जाओ. Listen. किसी भी सेशन की एनर्जी इस बात पर डिपेंड करती है कि तुम कितने एनर्जी से अभिवादन करते हो, अभिनंदन करते हो, या तुम किसी को एंडोर्स करते हो. तो ये सारी एनर्जी तुम्हारी होगी जो इन तक पहुंचेगी. इज दैट ओके? आप लोगों को पता है, तो परिचय तो है इनसे. किसी को ऐसा है जिनको नहीं मालूम है? सभी को पता है. दैट्स गुड, रियली, थैंक यू. एक को नहीं पता था. ओके, 5th रैंक हमारे यहां से जो लिए हैं वो है आकाश गर्ग जी. ठीक है, एंड 2nd अटेम्प्ट है. बाकी अपनी जर्नी आपको खुद बताएंगे. इंटरेस्टिंग बात जो मुझे इनसे बात करने में मिला है वो मैं आपको शेयर करता हूं. हम हमेशा एक चीज बोला करते थे कि दिस एग्जामिनेशन इज वेरी सिंपल, इट्स नॉट ईजी. साधारण है, आसान नहीं. आज आकाश जी ने इस बात को साबित किया कि यस, इट इज वेरी सिंपल. वो सिंपल कैसे, वो आपको ये पूरी जर्नी अपनी देंगे. आपको अपने सवाल कुछ ऐसे निकालने हैं, ऐसे एरियाज को निकालने हैं जो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स हो, थोड़ा अलग हो. कुछ ऐसी चीज, हर एक की यूनिकनेस होती है, हर एक के अपने अपने रेंज ऑफ पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको डिफाइन करना है. जर्नी पूरा देंगे. जर्नी के बाद आपको उस जर्नी के साथ में वो भी बताएंगे कि कहां पे चैलेंजेस हैं और उस चैलेंजेस को कैसे हमें ओवरकम करना है, ये भी आएगा. लेकिन एक बात और, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात हमको सर ने बताया कि इन्होंने अपने पापा की बात सुनी. हमारे एक मित्र थे, हम सबको एग्जाम्पल देते रहे हैं, वो भी तुमको भी दे रहे हैं. मेरे मित्र हैं, उनका नाम राजू है, हमारे ही उम्र के हैं. 20 साल से उनके पिताजी उनको डेली एक ही बात बोलते, मेरी बात सुनी होती तो आज ये दिन. हम फिर गए उनके घर चाय पे, फिर उन्होंने यही बात बोली. एक दिन हम तड़प के पूछ दिए, हमले राजू पिताजी आखिर बोलते क्या थे? कहता वही तो नहीं सुनी. तो आज के तारीख में आपको आकाश जी बताएंगे कि इन्होंने क्या सुना. वो वॉइस एक्सटर्नल हो या इंटरनल, दैट brought him to the position like this. Once again, with a big round of applause, I'll hand over the mic to you. Thank you so much. A courtesy bouquet. Okay. ताली बजा दो सब लोग. थैंक यू सो मच. यार मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है इतना बड़ा क्राउड हैंडल करना. मतलब बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन हूँ मैं, तो कुछ कहने के लिए मतलब मेरे पास यूजुअली है नहीं इस टाइम पे कि मैं आपको कुछ बता दूँ. अगर इसमें से कोई, बस मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर कोई 2025 का अटेम्प्ट दे रहा है तो प्लीज़ आप बाहर चले जाओ. ये रूम आपके लिए नहीं है, 10 दिन में एग्ज़ाम है. तो ये बात याद रखना कि ये सब तो होता रहेगा, यूट्यूब पे देख लेना, कहीं भी देख लेना, बट अभी पढ़ाई कर लो. और बाकी क्वेश्चंस ही लेंगे मोस्टली, क्योंकि मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है और मैं स्पीच देने वालों में से हो नहीं. सब बोर हो जाते हैं, स्पीच कोई सुनना नहीं चाहता. तो स्टार्ट करते हैं. जिसको कुछ भी पूछना हो, एनीथिंग, वी हैव सफिशिएंट टाइम, तो जो पूछना है पूछिए. आई विल आंसर. कुछ तो करो यार, क्या करूँगा मैं 2 घंटा यहाँ पे फिर. चलो ओके, बैठ के आराम से. गुड आफ्टरनून सर. इस प्रिपरेशन जर्नी में आपने होगी क्या अपना? देखो यार, मैं फाउंडेशन, मैं शायद आपको पता होगा, मैं दृष्टि से ही पढ़ा हूँ. मेरी पूरी स्टडी दृष्टि से ही हुई थी. तो आई स्टार्टेड इन जुलाई 2022 और मैं करोल बाग वाले सेंटर में था. तो फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ जुलाई 2022 में मेरा. उसके बाद इट वेंट ऑन टिल February 2024. तो तब तक तो मोस्टली मेरी कोचिंग ही चल रही थी और फिर मेरा ऑप्शनल भी चल रहा था उस टाइम पे.
तो देखो प्रीलिम्स के लिए आई वुड से यू ऑल हैव योर बेसिक सोर्सेज। सबको पता है वो 4-5 किताबें जो पढ़नी है, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी की, वो सोर्सेज मैं बता के टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, सबको पता है क्या पढ़ना है, कुछ नया मेरे पास है नहीं बताने के लिए। अदर देन दैट मैं सोर्स की अगर बात करूँ तो न्यूज़पेपर था यार मेरा एक हमेशा से, इंडियन एक्सप्रेस, मैं रोज़ पढ़ता था, और उसके साथ साथ दृष्टि वाली मैगजीन ही पढ़ी है मैंने करंट अफेयर्स के लिए। मेरे सोर्सेज इतने ही थे फॉर प्रीलिम्स। और टेस्ट मैंने बहुत सारे लगाए थे, मतलब टेस्ट सीरीज़ के भी थे, मेंटरशिप प्रोग्राम के भी थे, फिर ऑनलाइन टेस्ट थे, ओपन टेस्ट थे, मतलब जो भी टेस्ट मुझे मिलता था मैं उसे सॉल्व कर लेता था। तो प्रीलिम्स के लिए तो मेरी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी कि स्टैटिक बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, अपने क्लास के नोट्स मेरे को बाय हार्ट याद हो गए थे टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय प्रिपरेशन, कि मैं अगर पेज खोलूंगा तो मुझे पता था कि इस पेज पे मैंने क्या लिखा हुआ है। तो वहाँ तक मेरी प्रिपरेशन इतनी हो गई थी। फिर उसके बाद सोर्सेज लिमिटेड, कि एक चीज़ ही पढ़नी है, करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, एक ही जगह से पढ़ने हैं, टेस्ट देने हैं। प्रीलिम्स के लिए मैंने इतना ही किया। सी सेट के लिए आई वुड से मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कभी करी नहीं फॉर सी सेट, क्योंकि वो हमेशा से मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। तो सी सेट के लिए शायद आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल यू एवरीथिंग, पर उसके लिए भी मैं यही कहूँगा, मैं टेस्ट बहुत देता था सी सेट के, मतलब कोई भी टेस्ट मैं मिस नहीं करता था इफ़ इट इज़ शेड्यूल्ड फॉर सी सेट। रोज़ के 5-10 क्वेश्चन जो भी हैं वो कर लिए। प्रीलिम्स यार इतना ही था मेरा, एंड आई स्कोर डिसेंट इनफ इन प्रीलिम्स, मतलब मैं बहुत कंफर्टेबली कट ऑफ से ऊपर था मैं। तो ये था प्रीलिम्स का। एंड फॉर मेंस वही मैं फिर से कहूँगा, मेरे क्लास के नोट्स जो थे वो सारे के सारे पढ़े, अपना जो न्यूज़पेपर था वो पढ़ा टुवर्ड्स द एंड, न्यूज़पेपर कभी भी नहीं छोड़ा, और आंसर राइटिंग बहुत करी। मतलब टेस्ट होते थे, डेली टेस्ट लिखता था मैं, और 3 घंटे के टेस्ट भी लिखता था, कि जीएस का टेस्ट है, एसए का है, ऑप्शनल का है, एक हफ्ते में 3-3, 4-4 टेस्ट भी मैंने लिखे हैं बिफोर माय मेंस। तो टेस्ट बहुत सारे लिखे, एनालाइज करा, लोगों से मिला, आंसर दिखाए, तो उन्होंने मुझे हेल्प किया। ऐसे के लिए आई वुड से मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा था। ऐसे के लिए आई रेफर टू टॉपर कॉपीज़, कि भाई ऐसे लिखते कैसे हैं, मैं कभी लिखा नहीं था ऐसे, और इंग्लिश मेरी हमेशा से बहुत वीक थी कि मैं बहुत अच्छी क्रिएटिव राइटिंग नहीं कर सकता। तो उसमें मैंने टेस्ट दिए फिर से, और कुछ भी मैंने नहीं किया, कि सारा का सारा आई वुड से कि 2-3 टॉपिक लिए और उनको पढ़ लिया कि टॉपर कैसे लिखते हैं। और चैट जीपीटी बहुत यूज़ किया मैंने, एआई दबा के यूज़ किया था मैंने टुवर्ड्स माय मेंस, कि भाई वो मेरे को ऐसे ऐसे पॉइंट दे देता था कि जो शायद तुम सोच भी नहीं पाओगे। तो दैट वाज वन थिंग जो मेरे को हेल्प करी। एंड ऑप्शनल के लिए फिर से मैं वही कहूँगा, मेरे क्लास के नोट्स थे, मेरे प्रिंटेड नोट्स थे, वो सब मैंने बहुत अच्छे से पढ़े। एक रेफरेंस बुक थी मेरी सोशियोलॉजी की, सिखाए तो नितिन सांगवान पढ़ी होगी उन्होंने, सबको पता है कौन सी बुक है वो। और एक मैंने इतना ही पढ़ा था सोशियोलॉजी के लिए। आंसर मैंने बहुत लिखे। फिर से मैं ये कहूँगा कि आंसर राइटिंग मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी, स्पेशली फॉर माई ऑप्शनल, कि मैं मतलब शायद से मैंने जीएस की इतनी आंसर राइटिंग नहीं करी होगी जितनी मैंने अपने ऑप्शनल की कर ली थी, क्योंकि उसके मैं डेली आंसर्स भी लिखता था, उसके मैं टेस्ट भी देता था। तो ये था मेरा मेंस का। एंड इंटरव्यू के लिए अगर इफ़ यू वांट टू आस्क, तो वो सबसे अलग प्रिपरेशन होती है, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस की जो आपकी प्रिपरेशन होती है वो होती है बंद कमरे के अंदर, 4 लोग हैं, आप अकेले पढ़ रहे हो, कोई कुछ नहीं देख रहा। पर लेकिन इंटरव्यू में आपको बाहर निकलना होता है, कि भाई एंड में आपको, क्योंकि वहाँ पे जाके बोर्ड से बात ही करनी है, क्योंकि वही मैटर करेगा आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, आप कितने भी प्रिपेयर्ड हो, अगर आप बोल नहीं सकते तो इंटरव्यू का कोई उसमें फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो उस टाइम पे मैंने बहुत लोगों से बात करी। मतलब मेरा इंटरव्यू अप्रैल में था, तो मैंने 10-15 मॉक इंटरव्यू दे दिए थे। मैं इतना मतलब था कि अब मैं जिसको भी हो, कहीं भी हो, मैं चला जाऊंगा मॉक देने। तो वो मैंने किया और लोगों से बहुत बात करी। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पढ़े इंटरव्यू के लिए, 3-3 न्यूज़पेपर पढ़ने लग गया था एक टाइम पे मैं, क्योंकि उस टाइम पे आपको करना पड़ता है ये काम। इंटरव्यू में वो आपकी नॉलेज नहीं चेक करेंगे, वो ये चेक करेंगे कि आप कितना अच्छे से बोल सकते हो, आपके ओपिनियंस बने कैसे हैं। तो वो चीज़ है। और फिर यार यही था, यही चलता रहा और तुक्का लग गया बहुत बड़ा, और कुछ नहीं हुआ एंड में। सर जैसे आप अभी जिक्र किए कि टेस्ट का, और मैंने बहुत देखे हैं यूट्यूब पर, जैसे और सारे टॉपर बोलते हैं कि जो पीवाईक्यू होता है उसको एनालिसिस करो। तो सर आप मतलब कि टेस्ट को प्रायोरिटी देना चाहिए या पीवाईक्यू एनालिसिस को? देखो पीवाईक्यूज कितने करोगे, मतलब मैंने कर लिए थे आफ्टर 2011 जब पैटर्न चेंज हुआ था, उसके बाद के मैं सारे पीवाईक्यूज कर गया था। और पीवाईक्यू सिर्फ आपको सॉल्व नहीं करने होते, पीवाईक्यू का आपको पीछे का थीम पकड़ना होता है कि ये क्वेश्चन पूछा क्यों है उन्होंने। सबसे पहले तो ये पूछना है कि ये क्वेश्चन अगर आया है तो ये क्यों आया है, और सिर्फ ये नहीं करना कि उसका करेक्ट आंसर क्या है। तुम्हें ये भी देखना पड़ेगा कि ये ऑप्शन जो उन्होंने बनाए हैं ये भी कैसे बनाए हैं, क्योंकि ऑप्शन फंसाने के लिए बनाए जाते हैं, वो ऐसे आउट ऑफ वर्ल्ड ऑप्शन नहीं होते, बहुत सोच समझ के वो ऑप्शन बनाए जाते हैं। तो वो तुम्हें करना है। और इसके साथ साथ पीवाईक्यू एनालिसिस में आपको ये समझ आता है कि आपको पढ़ना क्या है। आप दुनिया जहान की चीज़ें पढ़ लो,
पर लेकिन एंड में आपको वहाँ पे 100 क्वेश्चन ही करने हैं, और वो ट्रेंड आपको तभी समझ आएगा जब आप पीवाई उसको अच्छे से एनालाइज कर लोगे कि कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है, कौन सा एरिया मैं छोड़ सकता हूँ। मतलब आज भी आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट मेडिवल मेरा वीक ही है। मेरे को बेसिक्स आते हैं कि भाई अगर क्वेश्चन आया तो मैं पहचान लूँगा, पर लेकिन प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चन आज भी मैं सॉल्व नहीं कर सकता। शायद 50% भी मैं सॉल्व ना कर पाऊँ आर्ट एंड कल्चर और मेडिवल के। इतना मेरे को पता चल गया था वाइल आई वाज सॉल्विंग टेस्ट या फिर जब मैं पीवाईक्यूज करता था। वो आपको देखना है उसमें। थैंक यू सर। ठीक है ना सर, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन टेल्स अस कि उन्होंने एक रीडिंग के बाद कैसे अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करी, बट आई वांटेड टू नो कि फॉर द फर्स्ट 2-3 मंथ्स जब आपने इस फील्ड में कदम रखा तो व्हाट वाज योर रूटीन, लाइक आपने कितना पोर्शन किस चीज़ को कितने घंटे के लिए दिया? देखो शुरुआत में इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। जब आप इस प्रिपरेशन में जब स्टार्ट करते हो ना तो यू फील कि बहुत बड़ा है, बहुत मुश्किल है, सब लोग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है। पर लेकिन मेरे लिए था कि मैं क्लास जाता था, सुबह 8 बजे का मेरा बैच था, तो आई यूज्ड टू बी फ्री बाय 11। तो मेरा शुरुआती स्टेजेस में बस इतना ही फोकस था कि मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ लूँ रोज़ का, क्योंकि न्यूज़पेपर आई स्टार्टेड रीडिंग बिफोर इवन आई स्टार्टेड माई फॉर्मल प्रिपरेशन, कि थोड़ा सा मैं इन टच आने लग जाऊँ। तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, अपनी क्लास कर ली, अपनी क्लास को रिवाइज कर लिया, और दैट्स इट। शुरुआत में मैं बहुत लाइट था, 2-3-4 घंटे पढ़ता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप क्लास के बाद। तो ये था मेरा। और फिर शुरुआत में ही यार एक्चुअली आई स्टार्टेड विद माई ऑप्शनल की प्रिपरेशन इन अगस्त ओनली। तो मेरी ऑप्शनल की प्रिपरेशन मेरे जीएस के स्टार्ट हो गई थी बिल्कुल। तो क्लासेस मेरी एक दिन में 2 होने लग गई थी, तो मेरे पास टाइम वैसे भी नहीं बचता था कि मैं कुछ कर लूँ। तो उस टाइम पे मेरा फोकस बस इतना ही था कि मैं अपनी क्लासेस कर लूँ, क्योंकि क्लास आप मिस करोगे ना वो पाइल अप होती रहेगी। आपने एक दिन क्लास नहीं करी, 2 दिन क्लास नहीं करी, 4 क्लास पाइल अप हो गई, पर लेकिन आपके अगले दिन 2 क्लास और है, तो आप ये 4 क्लास कवर कैसे करोगे? वो इतना बड़ा बैकलॉग बन जाता है कि वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू कवर इट। तो वो मेरा एक प्रायोरिटी थी कि मैं कुछ भी हो जाए क्लास तो मैं लूँगा और उसको रिवाइज कर लूँगा एक बार। ये दोनों मेरा जीएस और ऑप्शनल के लिए फिक्स था। और मेरा एक था कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा। तो टिल दिसंबर या जनवरी मेरा यही शेड्यूल था कि भाई मैं क्लास पढ़ लूँ और जो मेरा ऑप्शनल हो रहा है वो पढ़ लूँ और मैं अपना करंट अफेयर्स कर लूँ। अदर देन दैट एक मेरा फोकस हमेशा से होता था कि मैं टेस्ट जो हो रहा है वो मैं पढ़ के दूँ। अगर सेक्शनल टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, जैसा भी टेस्ट हो, रिटन टेस्ट हो, प्रीलिम्स का टेस्ट हो, वो मैं हमेशा पढ़ के देता था कि यार कोचिंग का टेस्ट हो या फिर वहाँ का टेस्ट हो, मार्क्स ना एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है जो आपको ब्रेक करना पड़ेगा। इफ़ यू आर स्कोरिंग लेस इन कोचिंग के टेस्ट भी आपका ना कहीं कॉन्फिडेंस ब्रेक होगा। तो मेरा ये था कि कोचिंग के टेस्ट मैं बहुत पढ़ के देता था हमेशा कि अगर कोई भी टेस्ट हो, भले ही 50 क्वेश्चंस का हो, 100 क्वेश्चंस का हो, करंट अफेयर्स की मैगजीन का क्वेश्चन का टेस्ट हो, मैं हमेशा वो पढ़ के देता था। तो ये मेरी प्रायोरिटी थी कि टेस्ट मैं अच्छे से दूंगा और बिना किसी इशू के दूंगा कि टेस्ट देना है तो सीरियस होकर देना है। तो टिल जब तक मेरा ऑप्शनल चला, फरवरी 2023 तक मेरी ऑप्शनल की क्लासेस थी, उस टाइम तक मैंने यही फॉलो किया था कि इतना हो जाए और फिर उसके बाद हम बिल्डअप करेंगे, पहले जितना है उतना कवर कर। ओके सर, थैंक यू सर। आई ऑल्सो वांटेड टू आस्क, जब आपने मेंस की मतलब जब आपने प्रिपरेशन शुरू करी थी तो व्हाट वाज योर अप्रोच टुवर्ड्स मेकिंग नोट्स आउट ऑफ द बुक्स विच आर ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ नोट्स लाइक लक्ष्मीकांत इन द वेरी स्टार्टिंग पार्ट? यार देखो, टू बी ऑनेस्ट मैंने नोट्स बहुत कम बनाए थे, मैं बुक से डायरेक्टली पढ़ लेता था। और जैसे हिस्ट्री के हो गए, क्लास नोट्स वगैरह मेरे प्राइमरी सोर्स होते थे हमेशा पढ़ने के लिए। मैंने आज तक स्पेक्ट्रम भी नहीं पढ़ी है। इफ़ यू थिंक कि बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह मैंने पढ़ी है, मैंने वो बुक खरीदी भी नहीं आज तक, पढ़ना तो दूर की बात है उसको। तो वो मैंने किया है और बुक्स मेरी बहुत फिक्स थी। लक्ष्मीकांत है वो वैसे ही नोट्स फॉर्म है यार, अगर आप उसके नोट्स बनाने लगोगे ना पूरी किताब लिख दोगे, वो ऐसी किताब है क्योंकि उसकी हर एक लाइन में कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। शायद पहली बार ही जब आप पढ़ोगे आपको नहीं समझ आए, दूसरी बार में लगेगा कि ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी बन जाएगा क्वेश्चन। तो नोट्स उस टाइम पे आई वॉज फोकस्ड मोर ऑन माई मेंस के नोट्स कि अगर कोई इशू आया है तो उसको मैं पढ़ लेता था अच्छे से कि क्या है इशू, क्यों है और वे फॉरवर्ड वगैरह 3-4 हेडिंग्स ली और उसका मैंने बना लिया। वो करंट अफेयर्स की क्लासेस में भी हमारा होता था तो वो उससे मेरे को वहाँ पे हेल्प मिलती थी। और मेरा यार प्राइमरी सोर्स हमेशा से क्लास नोट्स थे मेरे, भले ही वो मॉडर्न हिस्ट्री के हो या फिर वो पॉलिटी के हो। और लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी है। इकोनॉमी की मैंने कोई स्टैंडर्ड बुक आज तक नहीं पढ़ी, मैंने क्लास के नोट्स ही पढ़े थे और मैंने करंट अफेयर्स पढ़े थे इकोनॉमी के लिए। सेम गोज़ फॉर साइंस एंड टेक, सेम गोज़ फॉर इन्वायरमेंट। और बाकी आप जब सब्जेक्ट्स में डीप डाइव करते हो ना तो फिर नोट्स में आपको कहूँगा सबका एक अपना तरीका होता है नोट्स बनाने का। और नोट्स ऐसे नहीं बनाने कि बहुत सुंदर नोट्स बना रहे हो, 4-4 कलर के पेन यूज़ कर रहे हो। नोट्स आपके खुद के लिए हैं।
आपको समझ आने चाहिए सिर्फ आपके नोट्स, ऐसे नोट्स होने चाहिए कि ये नोट्स अगर मैं पढ़ूंगा ना सिर्फ मुझे ही समझ आए कि मैंने इसमें लिखा क्या है। किसी दूसरे बंदे के लिए नोट्स नहीं बनाने हैं, अपने नोट्स अपने लिए बनाने हैं कि मैं समझ जाऊं कि मेरे को क्या पढ़ना है। और एक फोकस मेरा नोट्स में हमेशा होता था कि मैं उस चीज़ के नोट्स बनाऊं जो मेरे को याद नहीं हो रही या फिर जो मेरे लिए डिफिकल्ट है। ईजी चीज़ का नोट्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने प्रीएम्बल पढ़ लिया, अब उसका क्यों मैं नोट्स बनाऊं कि रिपब्लिक का क्या मतलब होता है, सेक्युलर का क्या मतलब होता है, वो मुझे पता है, वो क्वेश्चन मैं गलत नहीं करूंगा, पर लेकिन डिफिकल्ट चीज़ के नोट्स बनाओ ताकि आपकी रिवीजन जल्दी हो जाए। तो हर चीज़ के नोट्स नहीं बनाने, छोटे नोट्स बनाने हैं और उस चीज़ के बनाने हैं जो आपको लगे कि रिवाइज करना है। ये है। सेम विद न्यूज़पेपर पार्ट। ये न्यूज़पेपर आई यूज़ टू रीड डिजिटली, मतलब सारे न्यूज़पेपर मैं अपने लैपटॉप पे ही पढ़ता था। और मैं क्या करता था कि टुवर्ड्स दी एंड स्पेशली कि एक आर्टिकल आया अच्छा सा, मतलब इंडियन एक्सप्रेस में देयर आर वेरी गुड राइटर्स, सी राजा मोहन हो गए और 2-3 राइटर्स हैं, अभिषेक सैनी है, वो बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं। तो मैं तो सीधा स्निपिंग टूल खोलता था, उसको कॉपी करता था, चैट जीपीटी में डालता था और 1 वर्ड का कमांड देता था समराइज, वो मेरे को 50 वर्ड की समरी बना के दे देता था। तो आई यूज टू रीड दैट ओनली। एक बारी मैंने आर्टिकल खुद पढ़ लिया, एक बारी उसकी समरी कर ली और कुछ मेरे को लगा कि इस समरी में मिस हो गया वो मैंने ऐड कर लिया। तो न्यूज़पेपर के नोट्स मैं ऐसे बनाता था। और न्यूज़पेपर के नोट्स मत ही बनाओ आई वुड से, क्योंकि वो बहुत बल्कि हो जाएंगे, वो बाद में रिवाइज भी नहीं होंगे। मतलब इवन इफ आज अगर मैं अपने न्यूज़पेपर के नोट्स देख लूँ तो अप्रैल के ही सिर्फ 150 पेज के नोट्स होंगे, वो रिवाइज ही नहीं हो सकते। और प्रीलिम से पहले तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते कि जब आपके पास इतना सारा कंटेंट होता है पढ़ने के लिए और 1 महीने के करंट अफेयर्स रिवाइज नहीं करने, 15 महीने के करने हैं। तो मिनिमम नोट्स रखो और अपना सोर्स एक फिक्स कर लो कि भाई एक न्यूज़पेपर पढ़ूंगा तो एक ही पढ़ूंगा, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है तो वही पढ़ना है। ऐसा नहीं करना कि एक दिन इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा हूँ, एक दिन हिंदू पढ़ रहा हूँ, एक दिन मिंट पढ़ रहा हूँ, ये मत करो। एक न्यूज़पेपर पकड़ो, वो करो। और कोई भी एक मैगजीन, मैं दृष्टि की फॉलो करता था, मैंने वो सारी मैगजीन्स पढ़ी है, मैंने सारे मैगजीन के टेस्ट भी दिए हैं। तो आपको ये लगेगा कि इस मैगजीन में ये मिस हो गया और इस मैगजीन में ये कवर हो गया, वो आगे पीछे कवर हो जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इस एडिशन में नहीं, अगले एडिशन में वो कवर हो जाएगा। वो आपको ध्यान में रखना है कि अपना सोर्स डाइवर्सिफाई मत करो, ट्रस्ट योर सोर्स, एक बार ही उसको चूज करो और उसके साथ स्टिक करो। So did you have sociology background? नहीं, मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है बैकग्राउंड मेरा। I also don't have sociology background but I'm planning to take. So have you read NCERTs for clearing your basics? मैंने नहीं पढ़ी यार Started with सोशियोलॉजी। सांगवान मैंने only. नितिन सांगवान भी मैंने सिर्फ अपने मेंस के लिए पढ़ी थी और वो भी पेपर 1 की पढ़ी थी सिर्फ। मेरा प्राइमरी सोर्स हमेशा से मेरे क्लास नोट्स थे। मैंने जो आंसर्स लिखे हैं वो मेरा सोर्स था, क्योंकि उसमें मैंने इनपुट्स खुद भी डाले थे कई बारी, और जो मेरे को प्रिंटेड नोट्स मिले थे। तो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे मेरे, स्पेशली फॉर सोशियोलॉजी। वही मैंने पढ़ा। मैंने एनसीईआरटी सर ने रिकमेंड करी थी, मैंने नहीं पढ़ी, पता नहीं क्यों, बट वो मैंने नहीं पढ़ी। तो फिर ये भी एक था मेरे साथ। और क्लास नोट्स मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे, बल्कि मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे 1-1 पेज के हर चैप्टर के। तो क्योंकि व्हेन यू गो फॉर मेंस, आपके 2 पेपर होते हैं एक दिन में, और आपका टाइम पीरियड ऐसा होता है कि 9:30 से 12:30 और 2:30 to 5:30 आपका एग्जाम होता है। तो ये लगता है कि 2 घंटे का गैप है, पर लेकिन वो गैप 2 घंटे का होता नहीं, वो 1 घंटे का ही गैप है। आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलोगे, आप रेस्ट करोगे, कुछ खाओगे और थोड़ा सा करोगे, तो आपको आधा घंटा पढ़ाई का टाइम मिलता है। और आपको 2 बजे एग्जामिनेशन हॉल में फिर से जाना, आधा घंटा पहले एंट्री बंद हो जाती है। तो डोंट थिंक कि आपके पास 2 या 3 घंटे का टाइम है, वो बहुत लिमिटेड टाइम होता है बिटवीन 2 एग्जाम्स। तो वहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाओ, उस दिन के लिए बनाओ कि भाई ये शॉर्ट नोट्स मैं सारा सिलेबस आधे घंटे में रिवाइज कर लूँ। ये मेरी स्ट्रेटेजी थी सोशियोलॉजी के लिए। Thank you, sir. Congratulations. गुड आफ्टरनून सर। सर मैं आपके बारे में ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन मैं जितना जान करके आई हूँ कि आपका सेकंड अटेम्प्ट था ये। सर मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो मुझे डर लगता है कि शायद मेरा फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो शायद मैं आगे नहीं कर पाऊँ। सर मैं आपसे इतना सिर्फ जानना चाहती हूँ कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में और अपने सेकंड अटेम्प्ट में ऐसे अपने पढ़ाई में क्या सुधार किया कि आपके रैंक ऑफ 5 आ गए, AIR रैंक 5? तो देखो यार, टुवर्ड्स माय फर्स्ट अटेम्प्ट मैं सीरियस नहीं था बिल्कुल भी। मैं अपना सिलेबस बिना कंप्लीट करे चला गया था पेपर देने। मतलब इवन दो मैंने पॉलिटी, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट भी नहीं पढ़ा था, मैं प्रीलिम्स का पेपर देने चला गया था कि 3 बेसिक सब्जेक्ट्स भी नहीं खोले थे मैंने और मैं पेपर देने चला गया। आई गॉट 50 मार्क्स। तो वो अटेम्प्ट आई वॉज वेरी श्योर कि मेरा नहीं हो रहा, वो मेरे को धक्के से भेजा गया था कि तू पेपर देकर आ। तो ये है। बट टुवर्ड्स माई सेकेंड अटेम्प्ट देखो मैं बताता हूँ क्या, फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अपने जो बेसिक्स है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो। कुछ सब्जेक्ट्स के तो खासकर, जैसे कि वो मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी, इकोनॉमी और थोड़ा सा IR
एंड साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट करंट अफेयर्स ओरिएंटेड। इनका बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यू विल बी एबल टू टैकल 50 क्वेश्चंस इन द प्रीलिम्स एग्जाम बाय दिस ओनली, कि अगर आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपने करंट अफेयर्स फॉलो भी करे हैं, पढ़े नहीं फॉलो करे हैं कि क्या क्या हो रहा है, प्रीलिम्स हो जाएगा। और टेस्ट दिए मैंने बहुत सारे, मतलब 100 टेस्ट दे दिए होंगे मैंने बिफोर माई प्रीलिम्स, 100 क्वेश्चन वाले। मतलब मैं रोज़ एक टेस्ट देता था रोज़ का, कि मैंने मतलब ये नहीं है कि मैं सेंटर में जाके देता था, घर पे था, प्रिंट आउट लिया और 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 1 घंटे में हो गए। तो वो मैंने किया कि टेस्ट जितने हो सकते थे उतने किए मैंने। कहीं से भी टेस्ट हो रहा है, कोई ओपन टेस्ट हो रहा है, कोई टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट आ गया, कोई कहीं से आ गया, मैंने वो सब कुछ किया। फिर मेंस में भी मैंने यही किया कि देखो, वंस यू आर थ्रू विद योर प्रीलिम्स और आपने एक बार ये अपना सिलेबस पढ़ लिया है सारा, इंक्लूडिंग फॉर मेंस, जो ये छोटे छोटे सब्जेक्ट जो होते हैं ना, जो मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं, सोसाइटी हो गया, गवर्नेंस हो गया, IR हो गया, तो टूवर्ड्स जब आप मेंस लिखने जाओगे ना, यू विल बी इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन कि आपको प्रीलिम्स वाले सब्जेक्ट बहुत अच्छे से रिवाइज नहीं करने पड़ेंगे। आपने देखो फ्रेशली पढ़े हैं, 3 महीने बाद आपका मेंस है। और उसमें ये एक फ़र्क होता है कि मेंस और प्रीलिम्स में एक चीज़ का फ़र्क है कि इन मेंस यू डोंट हैव टू बी वेरी मच इन डीप में, आपको पढ़ना नहीं होता, यू नीड टू हैव गुड इनफ नॉलेज। तो वो वाले सब्जेक्ट आपके बहुत जल्दी रिवाइज हो जाते हैं। एंड सेम गोज फॉर योर ये जो मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, गवर्नेंस हो गया, IR हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, ये सारे जो है ना, ये बहुत जल्दी कवर हो जाते हैं। बहुत लिमिटेड थीम्स होते हैं इन सब्जेक्ट्स के और बहुत जल्दी कवर भी हो जाते हैं। तो मेंस में प्रिपरेशन में मेरा फोकस था कि मैं आंसर लिखूंगा जितने मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने डेली आंसर राइटिंग कभी नहीं करी। मैंने सिर्फ ऑप्शनल की करी थी, वो भी मैंने जब मेरी क्लासेस खत्म हो गई उसके बाद वो भी मेरी छूट गई थी। तो उस टाइम पे आंसर मैंने बहुत लिखे, 2-3 टेस्ट में लिख देता था एक हफ्ते में, कि GS का भी हो गया, ऑप्शनल भी हो गया, ऐसे भी हो गया, सबको बराबर का फोकस दिया। तो ये था। और बाय द टाइम यू कम फॉर योर इंटरव्यू, आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो जाओगे इस प्रिपरेशन में, आपको समझ आ जाएगा कि मुझे करना क्या है। तो एक अटेम्प्ट यार, आई पर्सनली बिलीव कि अगर आप 1.5 to 2 years अच्छे से दे दो इस एग्ज़ाम को, क्योंकि मैंने देखो जुलाई 22 में ही स्टार्ट किया था, मैं बिल्कुल न्यू भी था, मैंने ये सब्जेक्ट्स कभी नहीं पढ़े, मैंने हिस्ट्री 10th के बाद नहीं पढ़ी, मैंने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, पॉलिटी मैंने आज तक नहीं पढ़ी थी, ठीक है, और इकोनॉमी भी मैंने नहीं पढ़ी थी। तो ऐसा नहीं है कि मेरा बैकग्राउंड है या फिर मैं कुछ बहुत ज़्यादा करके आया था, कुछ भी नहीं था। जुलाई से जून 2024 प्रीलिम्स आ गया था, 2 साल पढ़ाई करी और 1 साल जो एग्ज़ाम की साइकिल है, 3 साल में ये एग्ज़ाम हो सकता है, पर लेकिन उसके लिए ये करना पड़ेगा कि 2 साल बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, डिस्ट्रैक्शंस हटानी पड़ेगी उन 2 साल में। मतलब आई यूज्ड टू बी वेरी कट ऑफ जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था। मैं क्लास जाता था, क्लास खत्म होती थी, मैं गायब हो जाता था, किसी को नहीं पता कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन है ये। टेस्ट का रिजल्ट लगता था, उसमें मेरा नाम आता था कि कोई तो है, पर लेकिन कोई नहीं जानता था कि मैं हूँ कौन। मैं ऐसा बंदा था ना, मैं मिलता था किसी से, मतलब शायद से ये मेरे को नहीं बोलना चाहिए कि इतना इंट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए, कि लोगों से मिलना भी चाहिए, बात करनी चाहिए, पर लेकिन उस टाइम पे मेरा फोकस कुछ और ही था कि मेरे को यार ये जल्दी से जल्दी निपटाना है। और मैं इस बात के लिए भी वेरी क्लियर था कि 2-3 अटेम्प्ट से ज़्यादा मैं दूंगा नहीं इस एग्ज़ाम को, कि मैं कुछ और कर लूँगा। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं 6 साल लगा हुआ हूँ और एक एग्ज़ाम ही दिया जा रहा हूँ, वो भी मैंने बहुत अच्छे से सोच रखा था। तो एक टाइमलाइन बना लो कि इस टाइम तक इतना पढ़ना है। और अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, 26 के अटेम्प्ट के लिए तैयारी करो, अच्छे से करो। मैं तो कहूँगा जनवरी तक मेंस का पढ़ो और उसके बाद पढ़ो प्रीलिम्स का, और फिर मेंस का फिर से आ जाएगा आपका 3 महीने में। तो ऐसे करो, अपने गोल्स छोटे रखो, अपने रिसोर्सेज कम रखो। सबसे पहले तो डाइवर्सिफाई मत करना कि मैं सब कुछ पढ़ूंगा या मैं सब कुछ पढ़ूंगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे, कुछ रिवाइज नहीं होगा, कुछ याद भी नहीं होगा। तो वो बिल्कुल नहीं करना कि मैं सब कुछ पढ़ लूँ, नॉट पॉसिबल, याद भी नहीं रहेगा और एक प्रेशर बन जाएगा कि ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, और वो फिर सब कुछ छूट जाएगा। सोर्सेज लिमिटेड, टेस्ट बहुत ज़्यादा, जितने आप दे सकते हो, आंसर राइटिंग करो, और यही है इस एग्ज़ाम में, और कुछ भी नहीं है। रिवीजन है एक बस इसमें। सर जैसे कि अभी आपने बताया कि शॉर्ट नोट्स बना लो, सर जो बहुत मेन चीज़ लगती है वो तो हम स्टिकी नोट्स में राइट कर लेते हैं, लेकिन सर शॉर्ट नोट्स मुझे समझ नहीं आता, उसमें तो जो लाइन होती है UPSC में पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन बना करके वो रख दें, कौन सी लाइन हम छोड़ दें और वहीं से क्वेश्चन आ जाए। इसके लिए PYQs है ना तुम्हारे पास, वो एनालाइज करो कि टॉपिक क्यों पूछ रहे हैं, और उसमें ये देखो वो पूछ क्या रहे हो उस टॉपिक में से। सब कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ना है। कोई स्कीम आ गई, स्कीम में तुम्हें सब कुछ नहीं पढ़ना है कि यार इस स्कीम में क्या है क्या है क्या है। 2-3 चीज़ें पढ़नी होती है हर स्कीम में, उसके मेजर फीचर्स पढ़ने हैं, उसकी मिनिस्ट्री पढ़नी है, उसका ये पढ़ना है सेंट्रल है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, जो भी है, 3-4 चीज़ें पढ़नी है, तुम्हें सब कुछ नहीं पढ़ना। उसके लिए PYQs देखो कि UPSC पूछ क्या रही है, कि व्हाट यू नीड टू स्टडी।
सब कुछ नहीं पढ़ना है। शॉर्ट नोट्स उसी को कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा टारगेटेड नोट्स होने चाहिए, और फिर से मैं वही कहूँगा उसी चीज़ के नोट्स बनाओ जो तुम्हें डिफिकल्ट लगती है। हर चीज़ के नोट्स भी नहीं बनाने। एक चीज़ याद हो गई, 2 बार ही तुमने उसको पढ़ लिया, उसके नोट्स में फिर से क्यों बनाऊँ, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है मेरे लिए। तो जो चीज़ नहीं हो रही, जो डिफिकल्ट है, नोट्स उसके बनाने हैं। और यार देखो सबका अलग अलग होता है। इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद बुक्स, अपनी बुक्स को मार्क कर लो, उससे पढ़ लो। इट डज़ नॉट मैटर कि मेरे को हाथ से ही लिखना है या मेरे को शॉर्ट नोट्स ही बनाने हैं। वॉट एवर वर्क्स फॉर यू, अपनी स्ट्रेंथ पकड़ो और उस पर काम करो। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ सर मेरा पहला क्वेश्चन है कि सर आप दृष्टि के प्रॉपर स्टूडेंट रहे हैं, और बहुत सारे लोग अलग अलग फीडबैक देते हैं कि हमें दृष्टि के नोट्स पे या किसी भी क्लास नोट्स पे पूरा डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें अदर बुक पे भी जाना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि आप अगर नोट्स अच्छे से पढ़ लो तो देन आपका एग्ज़ाम मोस्टली कवर हो जाते हैं। तो इसकी क्या रियलिटी और हमें किन चीज़ों पे कितना फोकस करना चाहिए? यार ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बताऊंगा कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स मैंने सिर्फ क्लास के नोट्स पढ़े थे उनके लिए, और जो दृष्टि की बुक थी वो पढ़ी थी। मतलब जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, मैंने कहा था मैंने स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी। लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ी है पूरी की पूरी, वो सबने पढ़ी है। साइंस एंड टेक हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, मेरे क्लास नोट्स मेरे प्राइमरी सोर्स थे। उसके बाद मेरे करंट अफेयर्स की जो बुक थी या फिर जो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था वो था, और मेरे टेस्ट थे। मेरे सोर्स इतने ही थे हमेशा। तो देखो, यू विल हैव टू ट्रस्ट योर सोर्सेस कि अगर क्लास नोट्स पढ़ लिए एक बार, वो हो गया, फिर मैंने दृष्टि की बुक भी पढ़ ली, फिर मैं स्पेक्ट्रम भी पढ़ूंगा। इतना टाइम नहीं है आपके पास। एक चीज़ सोच लो कि भाई नोट्स पढ़ने हैं तो यहाँ के एक नोट्स पढ़ लिए, एक बुक पढ़ ली, सब कंपेरेबल है, सब सेम है, यू विल गेट द सेम कंटेंट। पर लेकिन वो फिक्स करना है कि सिर्फ यही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। पर लेकिन कुछ बुक्स में आप अपनी फाउंडेशन कंप्लीट कर लो, अपना बेस बना लो, और उसके ऊपर यू विल हैव टू बिल्ड अप विद योर करंट अफेयर्स। तो ये नहीं है कि पूरी किताब हमेशा पूरी की पूरी पढ़नी है। किसी भी कोचिंग के नोट्स फुल प्रूफ नहीं है। तुम्हारी खुद की प्रिपरेशन आएगी एंड में, और करंट अफेयर्स पढ़ो, वहाँ से बिल्डअप करो, मेक योर फाउंडेशन, और उसके ऊपर बनाओ जो बनाना है। तो सर बहुत ज़्यादा ये होता है कि हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि मेरा रिजल्ट होगा या नहीं होगा। आप इंग्लिश मीडियम से हैं, तो सर आपको क्या डिफरेंस लगता है कि हिंदी मीडियम के बच्चे ऐसा क्या गलती करते हैं जो आपने वो चीज़ों को करेक्ट करके इंग्लिश मीडियम में रिजल्ट होता है? यार ये क्वेश्चन मेरे लिए आंसर करना थोड़ा डिफिकल्ट है, मेरी इंटरेक्शन हुई नहीं है सही बताऊँ तो। बट मैं ये कहूँगा कि आपको क्या करना है कि आपको अपना सर्कल थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, अपना एक्सपोजर बढ़ाओ। ज़्यादा लोगों से बात तो इतनी भी नहीं करनी कि बहुत ज़्यादा हो, पर लेकिन ओपिनियन अपने आप को डेवलप करने पड़ेंगे। और एक तुम्हारा जो आई बिलीव कि एक शायद से डिसएडवांटेज है दैट बहुत ज़्यादा अच्छे सोर्सेस अवेलेबल शायद नहीं हो पाते इन हिंदी मीडियम। यस सर। तो उसके लिए आई थिंक कि आपकी वेबसाइट बहुत अच्छा काम कर रही है, वहाँ पे आपको सब कुछ ऑलमोस्ट मिल ही जाता है। और यार इतना आई बिलीव कि आप पेपर हिंदी में दे रहे हैं, बट लेकिन आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी है कि किसी भी AI का टूल लो, इफ़ यू थिंक कि इंग्लिश का ये आर्टिकल बहुत अच्छा, उसे ट्रांसलेट करके पढ़ लो। यस सर। तो इस बात की तो टेंशन बिल्कुल मत लो कि सोर्सेस नहीं है मेरे पास, सोर्स सबके पास हैं। तो ये तो बिल्कुल नहीं सोचना कि आई डोंट हैव सोर्सेस। तो ये है, और थोड़ा सा बस अपना सर्कल बनाओ, अपना एक्सपोजर बढ़ाओ, अपने ओपिनियंस बिल्ड करो। यस यही है सर। आप बता रहे थे कि चैट जीपीटी का आप मोस्टली यूज करते थे, और मैं भी सर मोस्टली चैट जीपीटी का मेंस का आंसर राइटिंग में एक मॉडर्न देखता हूँ क्वेश्चन पैटर्न कैसा। सर अगर हम चैट जीपीटी से जो आंसर लिखते हैं, बहुत लोग कहते हैं हमारा माइंड खुद से आंसर क्रिएट करना चाहिए, चैट जीपीटी जो देता है, तो हमें किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए? पहले आंसर खुद लिखो, ओके, और फिर उस पे जाओ ना कि अगर मैंने ये लिखा, हाँ मैंने ये पॉइंट लिख लिया, हाँ, फिर उस पे जाओ कि उसने मेरे को क्या नया पॉइंट दिया। ये नहीं करना ना कि डायरेक्टली उससे ही आंसर लिखवा रहा हूँ। यस सर। पहले अपना दिमाग लगाओ, 10 पॉइंट आए, 10 पॉइंट लिख लिए, रफ में लिख लिए कि ये लिखूंगा इस आंसर में, पूरा आंसर नहीं लिखा। ओके, और फिर वहां गए, फिर 2 नए पॉइंट मिले, वो ऐड कर लिए, तो अपना भी हो गया, वैल्यू एडिशन भी हो गया। ये है इसमें। ओके, थैंक यू सो मच सर। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, शायद आप में से बहुत लोग यूट्यूब वीडियो से पढ़ते हो, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, उससे भी आप पढ़ सकते हो, पर लेकिन मैं नहीं पढ़ा हूँ उससे, टू बी ऑनेस्ट। तो फिर मैं इसके बारे में कुछ कमेंट भी नहीं करना चाहता। पर लेकिन मैं न्यूज़पेपर और मैगजीन के बारे में बता सकता हूँ कि देखो, न्यूज़पेपर में आपको सबसे पहले पढ़ने हैं एडिटोरियल, और एडिटोरियल अच्छे से पढ़ने हैं, और वो आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने हैं कि मैं इसमें से क्या निकाल सकता हूँ। जैसे अगर आजकल का न्यूज़पेपर आपने फॉलो किया होगा तो पूरा ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया पाकिस्तान, उन्होंने सब कुछ खोल दिया उसमें हमारा एयर डिफेंस उन्होंने खोल दिया, उन्होंने उसमें सब कुछ बता दिया न्यूज़पेपर में कि मुझे करना क्या है। तो एयर डिफेंस आपने पढ़ना है, आपने पढ़ा कि भाई S-400 है, ठीक है, उसके बारे में आपको न्यूज़पेपर से नॉलेज मिल गई, आपको इंडिजीनस वाले के बारे में न्यूज़पेपर से नॉलेज मिल गई। और ये आपको समझ आएगा जब आप PYQs देखोगे कि यूपीएससी क्या पूछ रही है। S-400 पे शायद यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, मेरे को मैं 100% श्योर नहीं हूँ, तो शायद उस पर क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये आपको पढ़ना है, एडिटोरियल्स पढ़ने हैं फॉर योर मेंस,
कि ओपिनियन बिल्ड करने हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, वो आपको एडिटोरियल्स हेल्प करेंगे। और तीसरी चीज़ जो है, एक है होती है इकोनॉमी और एक आईआर, वो न्यूज़पेपर से बहुत अच्छे से कवर होता है, क्योंकि इकोनॉमी और आईआर ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप बुक से पढ़ ही नहीं सकते, वो रोज़ चेंज होता है, उसमें कुछ ना कुछ नया होता रहता है, तो वो है। और एक मैगजीन मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि न्यूज़पेपर यूपीएससी वालों के लिए नहीं होता, न्यूज़पेपर जनरल पब्लिक के लिए होता है, पर लेकिन जो आपकी मैगजीन होती है वो हमारे लिए ही होती है कि हम ही पढ़ते हैं इसको, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि न्यूज़पेपर में कवर नहीं होंगी, पर लेकिन वो वहाँ पे कवर हो जाती है इन डिटेल। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको यही पढ़ना है या यही करना है, मैं ये कहूँगा एक न्यूज़पेपर और एक अपनी मैगजीन, कोई सी भी, एनीबडी, मतलब कोई सी भी जो जिस पे आप कंफर्टेबल हो, पर लेकिन एक बार ही चूज़ कर लो तो उसके साथ स्टिक करना है, बीच में चेंज नहीं करना। जी ये दो चीज़ कहूँगा मैं करंट अफेयर्स के लिए। सर, और दूसरा सवाल कि टाइम मैनेजमेंट को लेकर कैसे क्या करें, कितना टाइम देना चाहिए इस फील्ड में अभी? देखो टाइम यार, मैं कभी घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ता था कि मेरे को 8 घंटा पढ़ना है, 10 घंटा पढ़ना है। अपने रोज़ के टारगेट्स फिक्स कर लो कि रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना है, रोज़ क्लास करनी है, क्लास को रिवाइज करना है, जीएस पढ़ना है, थोड़ा सा ऑप्शनल पढ़ना है और आंसर लिखने हैं। तो अपने टारगेट्स लिख लो, और बहुत ज़्यादा ओवर रियलिस्टिक टारगेट मत लिखना कि मैं रोज़ 12 घंटे 14 घंटे पढ़ूंगा, मैं ये भी पढ़ लूँगा, मैं वो भी पढ़ लूँगा। वो 1-2 दिन चलेगा, तीसरे दिन वो सब खत्म हो जाएगा। तो छोटे छोटे टारगेट बनाओ, अपना डेली टारगेट बनाओ, अपना वीकली टारगेट बनाओ और उसको फॉलो करो। तो टाइम मैनेजमेंट आपका अपने आप उससे बनने लग जाएगा व्हेन यू विल स्टार्ट रीचिंग योर गोल्स, कि मैंने इतना पढ़ना था, मैंने इतना पढ़ लिया। तो वो करना है, ये नहीं करना कि रोज़ कि मैं बैठ रहा हूँ 8 से 6 बजे तक और मेरे को यही नहीं पता कि मुझे करना क्या है। तो टाइम वहाँ पे ख़राब होता है कि आज सिर्फ मैंने 2 घंटे एक चीज़ पढ़ ली, अगले दिन वो टूट गई। तो वो नहीं करना, अपने गोल सिलेक्ट करो, डेली गोल्स बनाओ और वीकली गोल्स बनाओ और उनको फॉलो करो, आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप बोले कि करंट अफेयर की नोट्स नहीं बनानी, इसे 15 महीने की बहुत सारी हो जाती है, तो फिर प्रीलिम्स के समय कैसे उसको मतलब करंट अफेयर को कवर करेंगे? मतलब यार देखो, व्हेन यू विल स्टडी देम, कि आप मैगजीन अगर एक बार ही आपने पढ़ ली तो वो 2-3 बारी मैगजीन आप पहले ही पढ़ लोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद रहेगी उसमें, और आपने उसका टेस्ट भी दे दिया एक बार। और मोस्टली आप जो न्यूज़पेपर में पढ़ोगे ना, तो न्यूज़पेपर से आपको मेनली ओपिनियन उठाने हैं, फैक्ट्स नहीं उठाने हैं, क्योंकि फैक्ट्स जो हैं वो मैगजीन में आपके कवर हो जाएंगे। तो न्यूज़पेपर वहाँ पे करना है। और एंड में अगर आपको लग रहा है कि आपका रिवीजन नहीं हो रहा, कोई भी कंपाइलेशन ले लो, एक किसी भी कोचिंग की ले लो, किसी भी जगह की ले लो, इट डज नॉट मैटर, कोई भी एक कंपाइलेशन लो, उसे पढ़ लो, दैट विल कवर। और आपके जो टेस्ट है, इन 2 चीज़ों से आपकी रिवीजन हो जाएगी करंट अफेयर्स की। और अगर आपने पूरे साल फॉलो करे हैं ना, तो वो रिवाइज करना बहुत ईजी हो जाएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस है वो पहले से डला हुआ है कि ये मैं पढ़ चुका हूँ। तो वो रिवीजन वहाँ पे हो जाएगा। एक कंपाइलेशन ले लो अगर आपको सारी की सारी मैगजीन्स दोबारा नहीं पढ़नी, और टेस्ट हो जाएंगे। इन 2 चीज़ों से आपका रिवीजन हो जाएगा। इस बात की आप सेटिस्फैक्शन लेके चल सकते हो कि प्रीलिम से पहले मैं इतनी बारी ये चीज़ें पढ़ लूँगा। ओके सर, थैंक यू सर। नमस्ते सर। सर आप बोल रहे थे आपका मीडियम इंग्लिश है, तो आप सर इंग्लिश मीडियम का पेपर पढ़ रहे थे, तो हम लोग का मीडियम सर हिंदी है, तो हम लोग का कौन पढ़े? क्या फिर से यार, क्वेश्चन नहीं समझ आया, एक बार मतलब ये मेरा सवाल है कि आपका मीडियम इंग्लिश है, तो आप सर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। हाँ। तो हम लोग का सर मीडियम हिंदी है, तो हिंदी में तो दैनिक जागरण आता है, हिंदुस्तान आता है, दैनिक भास्कर आता है, इसमें से कौन पढ़े हम लोग? यार तो मैं कह तो रहा हूँ, AI है यार तुम्हारे पास, आज के टाइम में टेक्नोलॉजी है, करो ट्रांसलेट। क्यों इस बात से क्यों है कि तुम्हारे पास कंटेंट नहीं है? वो तो डर है ही नहीं ना बिल्कुल भी। तो आधा दिन तो सर उसी में गुजर जाएगा ट्रांसलेट करने में। क्यों जाएगा यार? देखो 5 मिनट लगते हैं, पूरा न्यूज़पेपर ट्रांसलेट करके दिखा देता हूँ मैं अभी, बताओ। नहीं तो सर उसमें ये होगा ना कि जैसे आप बोले थे जो अच्छा आर्टिकल आता है उसको हम पढ़ते हैं। हाँ। तो उसमें भी हम लोग को तो उतना अभी सर नॉलेज नहीं हुआ कि कौन कौन उसमें अच्छा बात है, कौन कौन बुरा बात है। यार वो टाइम के साथ बन जाएगा। जब आप 2-3 महीने न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, वो बन जाएगा कि ये बंदा अच्छा लिखता है, ये बंदा बेकार लिखता है। और पॉलिटिकल चीजें नहीं पढ़नी है, कि सब कुछ नहीं पढ़ना यार न्यूज़पेपर में। और अगर ये बात है ना कि कंटेंट नहीं है, तो दैनिक जागरण में भी जो लिखते हैं वो बहुत अच्छा लिखते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो लोग खुद ट्रांसलेट करके लिखते हैं। दैनिक जागरण में अमिताभ कांत भी लिखते हैं, अमिताभ कांत इंडियन एक्सप्रेस में भी लिखते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे आपको कंटेंट नहीं मिल रहा, तो ये मत सोचो बिल्कुल भी कि यू विल बी नॉट, कि आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है। और यार टेक्नोलॉजी यूज़ करो, आपके वेबसाइट्स पे सब कुछ अवेलेबल है।
वो बहुत आराम से कवर हो जाएगा। इस बारे में बिल्कुल मत करो, और अगर ज़्यादा हो तो मेरे से बाद में मिलना, मैं सब कुछ बता दूंगा इसको कैसे करना है, कि हिंदी में कंटेंट कहाँ से चाहिए और इंग्लिश में कौन सा चाहिए, मैं आराम से बता दूंगा, कोई बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन सर ये है कि आप बोल रहे थे कि मेडिएवल हिस्ट्री मेरा अभी भी कमज़ोर है। हाँ, तो क्या हम अभी अगर चार सब्जेक्ट पे अगर 100% हम पूरा दे देते हैं, 100% अगर उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो क्या प्रीलिम्स और मेंस निकल सकता है? नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, मैं सच बता रहा हूँ, नहीं होगा। तुमने 4 सब्जेक्ट पढ़ लिए, तुमने पढ़ा मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और वो पढ़ लिया होगा ज्योग्राफी, ठीक है। तो यार इनके क्वेश्चन आते हैं कुल मिला के 40 से 45, ठीक है। और उसके बाद सारे क्वेश्चन आएंगे साइंस एंड टेक के, एनवायरनमेंट के, आर्ट एंड कल्चर के और करंट अफेयर्स के। तो 40-45 क्वेश्चन के बेसिस पे प्रीलिम्स तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। प्रीलिम्स में अगर प्रीलिम्स निकालना है कम से कम 80 to 90 के बीच में, तो तुम्हें क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने पड़ेंगे, और उसमें आपको एक्यूरेसी चाहिए कम से कम 70 to 80% की, तब जाके तो प्रीलिम्स की मतलब कट ऑफ क्रॉस होगी। तो ये तो बिल्कुल नहीं करना कि 4 सब्जेक्ट पढ़ लिए सिर्फ और उसके बेसिस पे प्रीलिम्स देने चलेगा, ये गलती मैं कर चुका हूँ, बिल्कुल नहीं चलेगा। ये बहुत गंदे तरीके से पिटेंगे उस दिन, और सब लोग पिटेंगे फिर, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा कि एग्जाम में पूछ क्या लिया है। और रही बात डर की, साइंस एंड टेक हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, IR हो गया, इनमें क्वेश्चंस बहुत बेसिक आते हैं। वो आपकी नॉलेज इस बात में चेक नहीं करते कि आपने उसे कितना डीप में पढ़ा है, पर लेकिन आपकी अवेयरनेस कितनी है। कि अगर साइंस एंड टेक का क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर कि इसमें से कौन सा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, अगर किसी ने पेपर दिया होगा या किसी ने पेपर देखा है, तो उसमें बहुत आसान क्वेश्चन था कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट इसमें से कौन सा है। अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं या आपने कुछ भी रिलेटेड कंटेंट पढ़ रखा है ना, तो उसमें ऑप्शंस इतने आसान थे कि आपको पता चल जाएगा इसमें से कोई भी नहीं है। तो वहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस पे फोकस करना है, आपको हर चीज़ डीप में जाके नहीं पढ़नी है। और ये मैं फिर से कहूँगा, PYQs पढ़ने पड़ेंगे, समझ आएगा कि पढ़ना क्या है। तो ये बिल्कुल मत करना कि 4 या 5 सब्जेक्ट पढ़ के चला गया और बाकी सारे इग्नोर कर दिए, अटक जाएगा यार एग्जाम, नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन सर ये है कि कोचिंग में जो कंटेंट देता है सर, लिखाते भी है और हैंड्स आउट भी देते हैं। हाँ, क्या ये सब पढ़ के प्रीलिम्स में निकल सकता है? निकल सकता है, मतलब मैंने खुद पढ़ा है, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने पढ़ा है, साइंस एंड टेक के लिए पढ़ा है, इन्वायरमेंट के लिए पढ़ा है, बहुत चीज़ों के लिए पढ़ा है। पर लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि सिर्फ इसके बेसिस पे नहीं निकलेगा, कि सिर्फ ये नहीं पढ़ना, उसके ऊपर खुद भी पढ़ना पड़ेगा, उसके ऊपर टेस्ट देने पड़ेंगे, उसके ऊपर अपना कंटेंट बिल्ड करना पड़ेगा। तो जो आपके पास कंटेंट है वो आपकी फाउंडेशन बना देगा, पर लेकिन फाउंडेशन के बाद आपको खुद ही पढ़ना है। कोचिंग आपको स्पून फीड नहीं करेगी, उसके बाद आपको खुद पढ़ना ही पड़ेगा। आपके बेसिक्स बन जाएंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स कि मेरे को पढ़ना क्या है, मुझे पढ़ना कैसे है। पर लेकिन एंड में सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी, सिर्फ इस पे आप रिलाई नहीं कर सकते कि मैंने नोट्स पढ़ लिए और मैंने हैंडआउट्स पढ़ लिए तो मेरा एग्जाम हो जाएगा, नहीं होगा यार। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमें बहुत लोगों से ये राय मिलती है कि दिन में आप 3-4 क्लासेस कर लो, अपना सिलेबस ख़त्म करो और फिर पढ़ाई करो। और सर मैं ऐसा कर पाती हूँ कि दिन में केवल 2 क्लास करती हूँ, बाकी जो टाइम बचता है वो न्यूज़ के लिए और सेल्फ स्टडी के लिए निकाल पाती हूँ। तो सर इसमें क्या करना चाहिए? नहीं, ठीक तो है अगर आप इतना भी कर रहे हो, इफ़ यू आर एबल टू, अगर आप 2 क्लास दिन की कर लेते हो, उसको रिवाइज कर लेते हो, करंट अफेयर्स हो गया और थोड़ा सा सेल्फ स्टडी कर लिया, देखो एक टाइम के बाद आपकी क्लास एक ही हो जाएगी। अगर आप एक GS की होगी, एक ऑप्शनल की होगी, तीसरी क्लास करंट अफेयर्स की शायद वीकेंड पे होती होगी क्लास, वो डेली तो होती नहीं। तो 2 क्लासेस आई थिंक की मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप 4 क्लास करोगे तो आप सेल्फ स्टडी कब करोगे? हाँ। वो 12 घंटे तो आप क्लास ही देख रहे हो फिर जी। तो, और वो ऐसा नहीं है ना कि आपने सिर्फ एक बार ही क्लास देख ली। क्लास में हमेशा पैसिव लर्निंग होती है, सेल्फ स्टडी में जो आपकी लर्निंग होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि क्लास पहले आप क्लास देखोगे, फिर आपने जो नोट्स बनाए वो नोट्स पढ़ोगे। सेल्फ स्टडी में आप डायरेक्टली कुछ पढ़ रहे हो, तो क्लासेस में हमेशा पैसिव लर्निंग होती है, पर लेकिन जो आप खुद पढ़ते हो ना वो ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। तो मैं तो कहूँगा अगर इफ़ यू आर एबल टू कंप्लीट 2 क्लास आपकी रोज़ की हो रही है और आप सेल्फ स्टडी और करंट अफेयर्स कर रहे हो, मोर देन सफिशिएंट है। और जब आपका टाइम बचेगा, जब आपकी क्लासेस खत्म हो जाएगी, उसके ऊपर आप कर लेना काम। डोंट बी ना रश कि आपने 4 क्लास रोज़ की कर ली पर लेकिन रिवाइज कुछ किया नहीं। अगर मैं 2 दिन पुरानी क्लास का कुछ पूछ लूँ, आपको पता ही नहीं, तो उसका पॉइंट नहीं है कोई, वो आपको दोबारा फिर से पढ़ना है। क्योंकि तो लिमिटेड रखो, अपना टारगेट छोटा रखो, पर लेकिन उसको रोज़ अचीव करो, मैं यही कहूँगा। ओके। एंड देन सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसा कि आपने बताया कि जो एंड टाइम होता है तो उस टाइम हमें रिवाइज सब कुछ करना होता है, तो उस टाइम में हम सारे सब्जेक्ट कवर नहीं पाते, तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट होता है कि जिसको हम छोड़ भी दे तो जिसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है? कुछ सब्जेक्ट ऐसा हो तो देखो, इसका आपको ना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अपना खुद करना पड़ेगा जी। ये सबके लिए सेम नहीं होगा।
कि सब एक ही सब्जेक्ट छोड़ दे या सब एक ही सब्जेक्ट पढ़ के चले जाए। तो मेरा ये था कि भाई मैं पॉलिटी अच्छे से पढ़ूंगा, मैं इकोनॉमी पढ़ूंगा, मैं साइंस एंड टेक पढ़ूंगा, ये मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे कि अगर इनमें से क्वेश्चन आएगा ये मैं गलत नहीं करूंगा। तो उस टाइम पे शायद मैं वो ज़्यादा पढ़ता था। और जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं उसको इतना पढ़ लो कि दैट यू आर एबल टू टैकल बेसिक क्वेश्चन। जो क्वेश्चन सबने ठीक किया है और वो क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, वो अच्छी बात नहीं है, पर लेकिन जो क्वेश्चन 50% लोगों ने ही अटेम्प्ट किया और उसमें से 50% लोगों का ही ठीक हुआ और आपने वो क्वेश्चन छोड़ दिया, तो वो आपके लिए अच्छा है। तो आपको ये देखना है कि कहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, कि ये मेरे को सब्जेक्ट अच्छे से आता है, यहाँ पे मैं ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ, वहाँ पे आप ज़्यादा मेहनत करो। और जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है वहाँ पे बेसिक पढ़ लो कि अगर बहुत इजी क्वेश्चन आ जाए, बेसिक क्वेश्चन आ गया बिल्कुल इतना मुझे आना चाहिए, तो वो आपको खुद देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, वो हेल्प करेगा। जी थैंक यू सर। पहले तो सर आपको सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू यार। सर यहाँ पे हमको लग रहा है कि जितने भी लोग हैं सबकी कुछ ना कुछ हॉबी होगी। सर आपकी हॉबी क्या थी? यार मैं मूवीज़ बहुत देखता हूँ और वेब सीरीज़ बहुत देखता हूँ। तो सर उसका डिस्ट्रैक्शन आप पे नहीं था? क्या मतलब कि डिस्ट्रैक्शन? जैसे कि मान लीजिए कोई मूवी देखता है तो सीरीज देखता है तो 14-14 घंटा 10-10 घंटा लगातार देखते रहता है। तो ये नहीं करना ना, बिंज वॉचिंग क्यों करनी है? अगर देखो, इसीलिए मैं कहूँगा ना यहाँ टाइम मैनेज करना अपना, कि मैंने सोच लिया कि भाई मैं सुबह उठूंगा 8 बजे से पढ़ूंगा, शाम तक पढ़ूंगा, 3-4 बजे तक पढ़ूंगा। पर लेकिन उन 8 घंटे में मैं सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूँ। ये नहीं करना कि उस 8 घंटे में भी मैं मूवी देख रहा हूँ और उसके बाद भी मैं मूवी देख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए पढ़ाई तो सर सही हो रही है। हाँ सर मेरी हॉबी क्या बोलते हैं पेंटिंग है और सिंगिंग है। ठीक है सर मैं अगर पढ़ाई भी करता हूँ, अगर मैं पेंटिंग भी करता हूँ तो 8 घंटा 7 घंटा मैं बैठा ही रहता हूँ, फिर बाद में सो जाता हूँ। तो ये थोड़ा सा तो यार देखो, ये यहाँ पे आपको अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा और उस शेड्यूल को स्टिक करो अपने, कि भाई मैं पढ़ाई करूंगा, पर लेकिन पढ़ाई के टाइम सिर्फ पढ़ाई करूंगा, उस टाइम कुछ सोचूंगा भी नहीं कि पेंटिंग करनी है, कुछ भी करना है। मैं बहुत क्लियर था इस मामले में कि मैं सुबह 6 बजे उठता था, न्यूज़पेपर पढ़ा, अपनी क्लास करी, अपना रिवाइज किया, थोड़ा बहुत जो भी है, शाम तक मैं फ्री हो जाता था और तब तक मेरा हो जाता था कि अब और पढ़ा भी नहीं जाएगा। उस टाइम अपनी हॉबी करो। नहीं तो सर जैसे कि ये तो ठीक है कि मैं पढ़ाई भी कर रहे हैं, अपनी हॉबी भी कर रहे हैं, लेकिन एक थोड़ा सा दिमाग में माइंड सेट बन जाता है कि मैं किस क्षेत्र में मतलब कंफर्टेबल हूँ, तो ये कैसे मतलब कि डिसाइड किया जाए? यार वो आपका प्लान ए प्लान बी होता है हमेशा, कि मैं प्लान ए मेरा है कि यूपीएससी निकालना है और प्लान बी है कि मैं पेंटर या फिर मैं सिंगर बन जाऊँ। तो मैं तो इस टाइम पे अगर मैं कहूँगा आप अगर पहले दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में हो तो अपना यूपीएससी वाले को ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि यहाँ पे रिवॉर्ड बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू वहाँ पे जो आपको मिलेगा। कंपैरेटिवली मेरे को यही लगता है कि शुरुआत के अटेम्प्ट्स में तो आपको अपना जितना हो सके उतना देना चाहिए। हॉबी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि आप पूरा टाइम पढ़ भी नहीं सकते। ठीक है ना? तो हॉबी अपनी परस्यू करो, उसके साथ टच में रहो, पर लेकिन पहला दूसरा तीसरा अटेम्प्ट है, अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो। और उसके बाद फिर आपको लगे, क्योंकि देखो 2-3 अटेम्प्ट जब आप दे दोगे ना, आपको ये लगेगा कि मेरे पास कुछ ज़्यादा पढ़ने के लिए है भी नहीं। वो रोज़ 8 घंटे की जो मेहनत है ना, वो आपको करनी भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ आपको क्या करना है कि रिवाइज करना है, कुछ नया हो गया उसको फॉलो करना है और 2-3 चीज़ें करनी है। वो 3-4 घंटे में हो जाएगा। उसके बाद यू विल हैव सफिशिएंट टाइम कि आप अपनी हॉबी परस्यू कर लो। तो शुरुआत के अटेम्प्ट्स में अच्छे से थोड़ा सा मेहनत करके 2 अटेम्प्ट, अगर हो गया वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो प्लान भी हमेशा है मेरे पास। थैंक यू सर। ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इंट्रोवर्ट थे, राइट? तो सर आपने इंटरव्यू को कैसे फेस किया? इंटरव्यू में कैसे अपने वही मैं कह रहा हूँ ना कि प्रीलिम्स मेंस आपके कमरे के अंदर निकलेगा, 4 दीवारी के अंदर। इंटरव्यू में पता नहीं मैंने कितने ही लोगों से बात करी होगी कि अब मैं सिर्फ बात करूंगा, मेरे को अब कमरे के अंदर मैं बैठता ही नहीं था उस टाइम पे। हमारी रोज 2-3 घंटा जूम पे बात हो रही है। मेरे को जितने मॉक इंटरव्यूज हो सकेंगे मैं उतने मॉक इंटरव्यू देकर आया। 10 से 15 मॉक इंटरव्यू मैंने दे दिए थे बिफोर माई इंटरव्यू। और मेंटोर से बात करो, अपने दोस्तों का सर्कल बन जाएगा आपका उस टाइम पे, कि मेरा पीयर ग्रुप बहुत अच्छा था। वी ऑल स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन इंटरव्यू और हम लोग रोज डिस्कस करते थे। तो वो जितना बात करोगे ना, तो वो उतना ज़्यादा आपका बाहर निकलता रहेगा और इंटरव्यू के टाइम में आपका ग्रुप बहुत अच्छा बनेगा। यू विल बी विद पीपल की जिन्होंने बहुत अच्छी नॉलेज उनके पास बहुत पहले से होगी, क्योंकि वो सब इंटरव्यू तक पहुंचे हुए हैं और वो सब मतलब आपको रीइंफोर्स ही करेंगे। उस टाइम पे मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बंदा रह जाएगा जो आपको पीछे खिसकाएगा। तो अपना पीयर ग्रुप बनाओ और उस टाइम पे जितना हो सके लोगों से बात करो। कि शायद मैं अभी आपसे भी बात कर पा रहा हूँ ये इसीलिए है क्योंकि मैंने 2-3 महीना बहुत मतलब आई वॉज आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन, कि मैं बात कर रहा था बहुत लोगों से। तो ये है मेरे लिए, तो दिस इज वर्क फॉर मी। शायद से ये आपके लिए भी काम करता है। सर इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? देखो इंटरव्यू 80% आपका डेफ पे होगा, जो आप खुद भर के दोगे यूपीएससी को, कि आपकी होम स्टेट क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है, आपने कहाँ पे काम कर रखा है। 80% इंटरव्यू आपका यहीं जाएगा एंड रेस्ट 20%, उसमें से मैं कहूँगा 15% विल बी करंट अफेयर्स, और वो भी बहुत रिसेंट वाले करंट अफेयर्स 1 महीने में जो हो रहे हैं वो उसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं।
और 5% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको आंसर नहीं आता होगा उनका, और वो बहुत आसान है कि सर मुझे ये नहीं आता, ये भी आप बोल सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर करना है वहाँ पे। तो अपना डेफ अच्छे से पढ़ो, करंट अफेयर्स करो, लोगों से बात करो, और इंटरव्यू हो जाता है। इंटरव्यू तक आप बहुत स्मार्ट हो जाते हो इस प्रिपरेशन में। और इंटरव्यू में आपको जैसे आप बात करते हो, कैसे आप अपना ओपिनियन रखते हो, वो ज़्यादा मैटर करता है रादर देन योर नॉलेज। तो इंटरव्यू तक जब तक आप पहुंचोगे आपको बहुत चीज़ अपने आप समझ आ जाएगी। ये क्वेश्चन आपको शायद पूछना भी नहीं पड़ेगा फिर किसी से। सर वन मोर क्वेश्चन, सर आपने एसे राइटिंग के लिए कितना पढ़ा था और क्या किया था? देखो और कहाँ से पढ़ा था? ऐसे राइटिंग यार, आई डिड नॉट स्टडी टिल मेरा प्रीलिम्स जब तक नहीं हुआ था। तो जिस दिन मैं प्रीलिम्स देकर आया उस दिन मेरे को पता था कि ये नहीं रुकने वाला इस बारी। तो अगले दिन से ही मैंने मतलब कोर्स था वो 8-10 वीडियो जो है वो मैंने देखी थी, और उसके बाद मैंने टेस्ट दिए थे बहुत सारे ऐसे के लिए। और ऐसे में यार ऐसा नहीं है कि आपके पास कंटेंट नहीं होगा। जब आप जीएस पढ़ते हो ना, आपका ऐसे का कंटेंट उसके साथ साथ बिल्डअप हो रहा है कि आपने हिस्ट्री पढ़ ली, हिस्ट्री का एग्जांपल आपने ऐसे में लिख दिया, आपने एनवायरनमेंट पढ़ लिया वो वहाँ पे लिख दिया, आपने गवर्नेंस पढ़ ली वो वहाँ पे लिख लिया। तो ये नहीं होता कि आपके पास कंटेंट की कमी है। आपको ऐसे में क्या करना है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि मैं ये ऐसे लिखूंगा कैसे, मुझे क्या क्या पॉइंट इसमें लिखने हैं और लिखने का तरीका क्या है। तो मैं टॉपर कॉपीज देखता था, आपको मिल जाएगी ऑनलाइन जितनी आपको चाहिए, सारी टॉपर कॉपीज मिल जाएगी कि कैसे ऐसे लिखा जाता है। शायद मेरा ऐसे इतना अच्छा भी नहीं होगा जितना वो टॉपर लिखते थे। तो मैंने वही करा कि मैं सारी टॉपर कॉपीज देखता था और मैं टेस्ट देता था, और टेस्ट फिर अपने मेंटर्स के साथ डिस्कस कर लिया। मेरी ऐसे की प्रिपरेशन इतनी ही थी। ओके सर, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपकी क्या थी? सोशियोलॉजी। ओके, थैंक यू। हेलो सर। हेलो यार। सर आप कह रहे थे कि एक बार क्लास पूरी हो जाए या उसके एक बार फाउंडेशन हो जाने के बाद आपको सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि डेली रूटीन में क्लास पूरी होने के बाद रिवीजन रहता है, और रिवीजन के बाद सेल्फ स्टडी, और एक बार फाउंडेशन 2 साल का हो जाए उसके बाद सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी में कौन से सोर्स को प्रीफर करें? एक तो मतलब हैंडआउट्स और एक क्लास नोट्स, या कोई अदर सोर्स? वही यार, अपने सोर्स पहले से डिसाइड कर लो कि क्लास नोट्स पढ़ना है तो वो तो याद हो ही जाएंगे। अपनी कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक या फिर जो भी आपको बुक मिली है वो आप पढ़ लोगे। और उसके ऊपर मेरा हमेशा रहता था कि मैं करंट अफेयर्स पढ़ लूँगा, मेरा न्यूज़पेपर है, मेरी मैगजीन है, मेरा लिमिटेड सोर्सेज थे। और यार मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था एक्चुअली कि मैं आपको बहुत ज़्यादा बता पाऊँ रिगार्डिंग सेल्फ स्टडी, क्योंकि मेरी फाउंडेशन ख़त्म हुई फरवरी 2024 में, और जून में मैंने एग्ज़ाम दे दिया था अपना प्रीलिम्स का। तो उन 4 महीने में मेरे लिए तो सोर्स बहुत लिमिटेड थे कि मैं जो क्लास में हुआ है वो पढ़ लिया, एक मैंने बुक पढ़ ली, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, और मैंने टेस्ट दे दिए। मेरा सेल्फ स्टडी का जो सोर्स था वो इतना ही था उस टाइम पे। और सिमिलरली मेंस के लिए भी मेरा यही था कि मैंने अपना नोट्स पढ़ लिए, अपने मैंने टेस्ट दे दिए। टेस्ट के जो आपको एनालिसिस मिलता है वो हर टेस्ट के बाद आपको मिलेगा फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस, वो मैं पढ़ लेता था। वो आपको पूरा नहीं पढ़ना, उसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि मुझे इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें पढ़नी है। वो 30 पेज आप पूरा नहीं पढ़ सकते, बहुत ज़्यादा टाइम उसमें लग जाता है आपको। तो वो पढ़ना है। मेंस के लिए भी सेम कि आपने टेस्ट दिया, टेस्ट एनालाइज कर लिया, और यही था यार मेरा। मेरे पास एक्चुअली टाइम थोड़ा कम था तो मेरे सोर्स बहुत कम थे, मैं ज़्यादा इस पर एलेबोरेट कर नहीं पाऊँगा। सर जैसे कि मतलब अगर क्लास नोट्स मिले और हैंडआउट्स मिले, उनको अच्छे से पढ़ लिया और टेस्ट अच्छे से दे दिया, तो क्या हम उस क्राउड तक पहुंच पाएंगे या उससे आगे निकल जाएंगे कि एक बार अच्छे से अपना हो जाएगा? देखो, इससे मैं एक बात आपको कह सकता हूँ कि आपका फाउंडेशन अच्छा बन जाएगा। आपने क्लास नोट्स कर लिया, आपने हैंडआउट्स पढ़ लिया, आपने कोई भी एक बुक पढ़ ली, क्योंकि वो पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि क्लास में सब कुछ कवर नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें रह जाएंगी, वो मान के चलो। और वो अभी से मान लो कि स्पून फीडिंग कोई नहीं करने वाला आपकी, एंड में सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी। तो क्लास नोट्स हो गए, कोई हैंडआउट्स वगैरह आपको मिले वो हो गए, और एक बुक हो गई, और ये आपकी फाउंडेशन बहुत अच्छी कर देगी। और अगर आपने बहुत सारे टेस्ट दे दिए ना, उसके बाद आपके लिए प्रीलिम्स बहुत आसान हो जाएगा। सर अगर एक बार प्रीलिम्स निकल जाए या अस्मिता में कोई बच्चा चल जाए तो वो उसको कितना मददगार साबित होता है उसके आगे मेंस निकलने के लिए या वो फाइनली सेलेक्ट होने के लिए? देखो, अगर आपने प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है ना, मैं ये कहूँगा मेंस में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत इन चीज़ों पे नहीं करनी पड़ेगी जो आपके नॉर्मल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, क्योंकि आपने प्रीलिम्स में बहुत अच्छे से पढ़ ली है। मेंस में सिर्फ आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी कि मैं आंसर कैसे लिखूँ। अगर इस पे क्वेश्चन आ जाए कि देखो मैं बताता हूँ, साइंस एंड टेक में आप बायोटेक पढ़ते हो, आपने सब कुछ पढ़ लिया, जीएम राइस, जीएम मस्टर्ड, ये वो सब कुछ पढ़ लिया, दुनिया जहान की चीज़ें पढ़ ली, पर लेकिन मेंस में एक चीज़ आएगी कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, उसकी क्या एप्लीकेशन है, क्या चैलेंजेस है। वहाँ पे आपको इतना डीप में जाना ही नहीं, आपको पहले से पता है कि ये सब चीज़ें हैं क्या, वहाँ पे आपको सिर्फ आंसर राइटिंग करनी है। तो प्रीलिम्स के लिए धक्का मार के अगर आपने एक बार पढ़ लिया ना, तो मेंस आसान हो जाता है, मैं ये पक्की बात कह सकता हूँ आपको। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। एग्जाम से कितने दिन पहले नई चीज़ों को पढ़ना बंद कर देना चाहिए? 1 महीना पहले।
1 महीना पहले। मैं तो न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ता था उससे पहले। नहीं, करंट अफेयर नहीं, जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में। सब्जेक्ट में तो नया आपको यार नहीं है, मतलब एक बार ही इफ़ यू आर थ्रू कि मेरे को यही पढ़ना है, कि अगर बेसिक्स ही आप पढ़ रहे हो, अगर पॉलिटी ही पढ़ रहे हो, तो पॉलिटी में कि भाई मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ ली, क्लास नोट्स पढ़ लिया, हैंड नोट पढ़ लिया, ये सब हो गया, तो उसके बाद और कुछ पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ने हैं और टेस्ट देने हैं। वहाँ पे ये चीज़ करनी ही नहीं है कि मैं हर बारी किसी नए सब्जेक्ट का नया सोर्स उठा रहा हूँ। करंट अफेयर्स के अलावा आपके सोर्स हमेशा फिक्स रहने चाहिए, मैं ये कहूँगा। नहीं सर, ये पूछना था कि सिलेबस कितने दिन पहले ख़त्म हो जाने चाहिए एग्जाम्स के? देखो अगर आप जैसे 2026 का अटेम्प्ट दे रहे हो, अगर आप 26 का अटेम्प्ट दोगे तो मैं ये कहूँगा कि जनवरी तक आपका सारा सिलेबस एक बार ही खत्म हो जाना चाहिए, इंक्लूडिंग योर ऑप्शनल एसे, एथिक्स और जो मेंस का सब्जेक्ट है वो भी। कि अगर 2026 का अटेम्प्ट देना है तो जनवरी 2026 तक एक बार ही सारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि 4-5 महीना प्रीलिम्स स्पेसिफिक स्टडी आपको करनी पड़ेगी, तभी आपका प्रीलिम्स में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो ये मैं कहूँगा इसके लिए। सर और सर आलस को आपने कैसे दूर किया, या नींद को? देखो आलस के लिए यार मैं ये बात कहूँगा, ये शायद सब लोग नहीं कहते, पर लेकिन अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना कि आप खा क्या रहे हो सबसे पहले तो, कि मतलब यू शुड बी हैविंग वेरी गुड डाइट, और अपना एक बार ही सब लोग ब्लड टेस्ट करा लो, आधे से ज़्यादा लोगों का विटामिन डी शायद डेफिशिएंट ही निकलेगा। तो अगर वो है ना, तो वो चीज़ें आपको शायद पता नहीं चलती, पर लेकिन वो आपकी बहुत सारी चीज़ों को इम्पैक्ट करती है। आलस आपको इसीलिए आता है क्योंकि या तो कुछ बॉडी में डेफिशिएंसी, आपने कुछ ऊटपटांग खा लिया, या फिर आपने कुछ कर लिया। और अच्छे से सोना है, 6-7-8 घंटा रोज सोना है, ऐसा नहीं है कि मैं 3-4 घंटे सो रहा हूँ सिर्फ, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी आएगी ही नहीं। तो आलस खत्म करना है, सबसे पहले तो शेड्यूल बना लो, डेली का शेड्यूल बना लो कि मेरे को इस टाइम सोना है, इस टाइम उठना है और ये करना है। अपनी डाइट पे फोकस करो, और एक बार ही सब लोग अपना बॉडी जो है वो एक बार ही ब्लड टेस्ट करा लो कि अगर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है वो नहीं होनी चाहिए। तो इन चीज़ों से आपका आलस मैं कह रहा हूँ कि बहुत कम हो जाएगा, ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको। सर और आप रात में पढ़ते थे ज़्यादा या दिन में? मैं यार दिन में पढ़ता था, मैं सुबह 5 बजे उठ जाता था और मैं फिर 3-4-5 बजे तक पढ़ता रहता था। थैंक यू सर। मेरा सवाल ये है सर कि अभी मेरा जैसे जीएस का क्लास चल रहा है और मैं सोचा हूँ कि 2026 में अपना अटेम्प्ट दूँ प्रीलिम्स का, तो सर अभी मतलब ये चुनौती बना हुआ है कि जैसे अभी क्लास चल रहा है सर, और आपने बोला कि जनवरी तक मतलब कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है सर कि कंप्लीट नहीं होगा। अभी मतलब ऑप्शनल भी करना है, फिर सीसेट भी करना है, और फिर मतलब ऐसा कभी मन में सवाल आता है कि क्या 26 तक कंप्लीट हो पाएगा, या मैं खुद को तैयार कर पाऊँगा या नहीं, या फिर इस बार रहने दूँ और मतलब कंप्लीट हो जाने के बाद फिर अपने 1 साल में पूरा अच्छे से रिवीजन कर लूँ, तैयारी कर लूँ, उसके बाद फिर 27 में फिर अच्छे से प्रीलिम्स दूँ, ताकि मैं मेंस के लिए एकदम रेडी रहूँ सर। तो ये मतलब कन्फ्यूजन बना हुआ है। देखो मैं यही कहूँगा, प्रीलिम्स देने से पहले यू शुड बी मेंस रेडी। कि आप प्रीलिम्स देने जा रहे हो तो प्रीलिम्स से पहले ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मैंने प्रीलिम्स का ही पढ़ रखा है। आपका ऑप्शनल कंप्लीट होना चाहिए एक बार, आपका एथिक्स जो है वो हो जाना चाहिए, और मेंस के सब्जेक्ट भी एक बार ही कम से कम हो जाने चाहिए। अगर आपने इतना कर लिया और जनवरी-फरवरी तक इतना कर लिया आपने, तो आप जाओ मस्त प्रीलिम्स लेकर आओ। उसके बाद क्योंकि आपको मेंस के लिए ज़्यादा मेहनत उसमें करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका कंटेंट पहले से बना हुआ है, आपको सिर्फ रिवाइज करना है, आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। पर लेकिन ये सिचुएशन आ जाए कि मैंने ऑप्शनल नहीं पढ़ा, या फिर आधा ही पढ़ा है, या फिर मेरा एथिक्स बचा हुआ है, क्योंकि देखो अगर आपने 2026 का कैलेंडर कल आ गया था यूपीएससी का, उसमें शायद 89 डेज है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। 25 तारीख को शायद से 25 मई को प्रीलिम्स है, और हाँ जब भी 24-25 को, और 21-22 अगस्त से शायद से मेन स्टार्ट हो रहा है। तो 3 महीने भी पूरे नहीं दे रही यूपीएससी, और पहले सितंबर में होता था, अब अगस्त में होने लग गया मेंस। तो मैं ये कहूँगा 3 महीने में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप या तो अपना ऑप्शनल उठा लो। एथिक्स आपने उन 3 महीने में पढ़ना शुरू किया, आपके 20 दिन तो ऐसे ही चले जाएंगे सिर्फ एथिक्स पढ़ने में। तो मैं तो यही कहूँगा कि इफ़ यू आर अपीयरिंग, अगर 26 में अपीयर कर रहे हो, कोशिश करो कि फरवरी तक अपना सारा का सारा सिलेबस एक बार ही ख़त्म कर दो, मेंस के सब्जेक्ट भी, एथिक्स भी और ऑप्शनल भी। 3 महीना प्रीलिम्स के लिए पढ़ो और फिर 3 महीना मेंस के लिए फिर से पढ़ो, तो शायद से हो जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि 26 का अटेम्प्ट नहीं हो रहा, तो इट्स ओके, 1 साल लो, आराम से रिवाइज करो, अपनी आंसर राइटिंग करो, सब कुछ करो, और 27 का अटेम्प्ट फिर बढ़िया तरीके से दो, फिर नहीं रुकेगा एग्जाम। तो सर उसके लिए मतलब मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि लगभग एक दिन में 3 क्लास करना होगा, और मैं इस प्रयास किया सर, लेकिन मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ सर। मतलब बहुत बोझिल सा लगता है, बहुत लोड लगता है, तो फिर मैं छोड़ दिया क्लास सर और 2 क्लास करने लगा, और इसी में मैं अभी मतलब कंफर्टेबल हूँ और अभी यही कर रहा हूँ सर। लेकिन इससे हो नहीं पाएगा सर कंप्लीट, तो क्या छोड़ दूँ सर 2026 का अटेम्प्ट, या फिर? यार मैं वही कहूँगा, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा, या फिर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। देखो अगर 2 क्लास हो रही है, एक सब्जेक्ट आप खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दो, शायद से बाद में आपको उसकी क्लासेस ना लेनी पड़े आपको, कि ये मैं पहले से पढ़ चुका हूँ, मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं इससे। तो सेल्फ स्टडी में आप अपना उस वाले सब्जेक्ट को ऐड कर लो कि जल्दी जल्दी हो जाए सिलेबस थोड़ा। पर लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहा, यार इट्स बिल्कुल ठीक है कि मैंने एक अटेम्प्ट नहीं दिया,
और ये बिल्कुल मत सोचना कि 6 अटेम्प्ट होते हैं, बहुत लिमिटेड अटेम्प्ट है। 6 अटेम्प्ट मतलब 6 साल, ये बात सोच के चलना है। नंबर 6 दिखने में छोटा है, बहुत बड़ा है। 6 साल एक एग्जाम के लिए मेरे को तो लगता है कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा टाइम है कि आप 6 साल एक एग्जाम को दे रहे हो। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना कि मेरा अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा या वो हो जाएगा। अगर लगे तो जाओ, पेपर देकर आओ बढ़िया, और अगर नहीं लगे तो इट्स ओके, 27 का अटेम्प्ट दूंगा, पर लेकिन अच्छे से दूंगा, पूरा पढ़ के दूंगा। और सर खुद को मतलब हमेशा मोटिवेट कैसे रखें, मतलब ये होता है कि हो जाएगा फिर धीरे धीरे। ये देखो, उसके लिए तो वही है कि एक तो आपका रीज़न खुद का होना चाहिए। एक्सटर्नल मोटिवेशन काम नहीं करता है इस एग्जाम में कि मैं ही आ गया, जैसे मैंने पंप कर दिया सबको कि सबका हो जाएगा, सबका हो जाएगा। 2 दिन बाद सबका मोटिवेशन वही पुराने लेवल पे आ जाएगा कि कुछ नहीं हो रहा। जब तक इंटरनल मोटिवेशन नहीं होगा ना, तब तक आपका मोटिवेशन नहीं बन पाएगा। तो ये तो सोच लो कि मैं ये एग्जाम क्यों कर रहा हूँ। मोटिवेशन वहाँ से बनेगा, अपनी रोज के टारगेट अचीव करोगे। जब रात को खुश होके सोओगे ना, अगले दिन पढ़ाई करने का मन अपने आप करेगा। उससे मोटिवेशन अपने आप बना रहेगा कि कल पढ़ा था, आज का दिन वेस्ट हो गया, आज भी पढ़ूंगा। तो ये करना है। और एक्सटर्नल मोटिवेशन पे मत जाना, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो या वो सब कर रहे हो, वो 1-2 घंटे का पंप रहेगा एड्रेनलिन का, वो फिर 2 घंटे बाद फिर से वो लेवल बराबर हो जाएगा। तो अपना इंटरनल मोटिवेशन लाओ, उस पर फोकस करो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई करनी है, अपनी हॉबीज वगैरह भी करो, उससे आपका मन भी लगा रहेगा पढ़ाई में। 1-2 महीने के बाद घूम कर आओ, 3-4 दिन का छुट्टी लो, तो ऐसे बनेगा मोटिवेशन, बाहर से नहीं बनेगा बिल्कुल भी। ओके सर, थैंक यू। सर मेरा प्रश्न ये था कि जैसे सर मेंस का राइटिंग करते हैं तो उसमें सर लिमिटेड टाइम होता है और 3 घंटे होता है। यहाँ भी टेस्ट देते हैं तो बार बार मन जाता है टाइम के ऊपर, जिससे कि क्वेश्चन छूटने का डर रहता है और छूट जाता है सर। तो आप जब आंसर राइटिंग की यूपीएससी में, तो उस समय आप उस प्रेशर में अपने आप को संतुलित कैसे रख पाए सर? देखो, मेंस में आप आंसर तो छोड़ नहीं सकते कोई सा भी। अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिए, हर पेपर में अगर आप 1-2 क्वेश्चन भी छोड़ दोगे ना, तो वो इतना बड़ा मार्जिन बन जाएगा 7 पेपर के बाद कि आप लिस्ट से बाहर हो जाओगे। तो ये बात तो मान के चलना कि मेरे को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं। 20 क्वेश्चन है, कम से कम 19 तो मैं करूँगा। एक आध क्वेश्चन हमेशा थोड़ा सा टेढ़ा भी आता है, वो सबके लिए है, वो सबको भी नहीं आता, वो करना है। और दूसरा यही है यार, इसके लिए आपको देने टेस्ट, और वो भी टाइम्ड, कि 3 घंटे का एग्जाम है, मैंने 3 घंटे में 12 ही लिखे हैं ना, तो मैं 12 ही करूँगा और मैं 12 ही चेक करूँगा, 12 के ही मार्क्स देखूंगा कि मैं कितना स्कोर कर रहा हूँ। और वो धीरे धीरे फिर आप बढ़ाओगे कि अपनी स्पीड अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी। और अभी से मतलब देखो, अभी आप इनिशियल फेज में हो, इनिशियल फेज में फोकस करो कि मेरा कंटेंट अच्छा हो। अभी इस टाइम पे ज़्यादा फोकस मत करो। इस टाइम पे क्वेश्चन को सोचो कि मैं इस क्वेश्चन में लिखूंगा क्या। पहले लिखो, फिर अच्छा लिखो, और फिर टाइम पे लिखो। ये 3 फेज है। सबसे पहले तो लिखना शुरू करो। भले ही बहुत बेकार आंसर लिख रहा हूँ, मैं लिखूंगा, बेकार आंसर है बिल्कुल, एक मेरे को खुद अच्छा नहीं लग रहा, पर लेकिन मैंने लिख दिया। दूसरा फेज होगा कि मैं अच्छा आंसर लिखूंगा। उस पर ये नहीं देखना कि टाइम कितना लग रहा है मुझे। मैंने हेडिंग बनाई, मैंने पॉइंट्स लिखे, मैंने अच्छा आंसर लिखा, भले ही मैंने 10 मार्कर 10 मिनट में लिखा हो, कोई बात नहीं। और फिर जब एंड में इतनी कंटेंट बन जाएगा ना, फिर टाइम पे फोकस करना है कि अब इसको मैं जल्दी कैसे लिखूं, तो अपना आंसर छोटा कैसे करूं। तो ऐसे आंसर राइटिंग लेकर जाओ, धीरे धीरे करो। पहले दिन से नहीं होगा कि आप अच्छा आंसर टाइम पे लिख दो, ये होगा भी नहीं। और ये सोचना भी मतलब मेरे हिसाब से ठीक नहीं है कि पहले दिन मैंने आंसर लिखा और बहुत अच्छा लिख दिया, वो नहीं होगा। सर जैसे आंसर राइटिंग में पैराग्राफ में आप लिखे कि जैसे फ्लो चार्ट का प्रायोरिटी दिए सर आप। यार मैंने मैं पॉइंट्स में लिखता था आंसर, और जितना लोग कहते हैं कि फ्लो चार्ट्स बनाओ, डायग्राम्स बनाओ, ऑनेस्टली मैंने इतने नहीं बनाए थे अपने पेपर में, और मेरे मार्क्स तब भी ठीक ठाक ही आ गए, ऐसी बात नहीं है। तो वो है कि आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। मतलब डायग्राम्स वगैरह आपको हेल्प करेगा, एक तो वो जल्दी बन जाते हैं, थोड़ी आपकी कॉपी देखने में अच्छी लग जाएगी, और आपका शायद वैल्यू एडिशन भी हो जाएगा। पर लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये आपका कंटेंट ही है जो आपको मार्क्स देगा वहाँ पे, आपने कैसे लिखा है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आंसर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है मेरे को वो लिखना है। मेरी बहुत ईजी स्ट्रैटेजी थी कि क्वेश्चन से ही हेडिंग बनाता था मैं, कि क्वेश्चन में जो पूछा है उसी की हेडिंग बनाऊंगा, कोई इधर उधर की हेडिंग भी नहीं बनाऊंगा। तो वो आपको करना है कि आंसर द क्वेश्चन, फालतू की बात नहीं लिखनी इधर उधर की, जो पूछा है वो लिखूंगा और उसी को पूरे तरीके से लिखूंगा, भले डायग्राम में लिखूँ, पॉइंट्स में लिखूँ या पैराग्राफ में लिखूँ, ये चीज़ है। सर वन स्मॉल क्वेश्चन सर, जैसे कि हम इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं या फिर पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो मतलब कि आप लर्निंग कैपेसिटी बिल्ड कैसे कर पाए? जैसे कि इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी भूल जाते हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो जियोग्राफी साफ हो जाता है, तो आप मेंटेन कैसे कर? रिवीजन यार, इसके लिए तो आपका रिवीजन ही काम आएगा। एक बार ही पढ़ लिया तो उसको रिवाइज करते रहो, टेस्ट देते रहो उसके, और रिवाइज करना पड़ेगा तभी होगा। सिर्फ ये नहीं होगा कि एक बार ही पढ़ लिया, एक बारी में तो याद वैसे भी नहीं होता किसी को, 2-3 बार ही आपको पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने टेस्ट सीरियसली लो, अपने टेस्ट सीरीज़ के जो टेस्ट है वो भी सीरियसली लो, कि उन्हें मैं पढ़ के दूंगा अच्छे से, ताकि वो चीज़ें याद रहें। और
ऐसा नहीं है ना कि एक बार ही पढ़ लिया तो वो किताब बंद हो गई, आधा घंटा पढ़ लिया, 1 घंटा पढ़ लिया, उसमें इतना टाइम थोड़ी ना लगेगा कि जितना पहली बार ही पढ़ने में लग रहा था। तो रिवीजन करो उसके लिए, और कोई इसका तरीका नहीं है। थैंक यू सर। सर इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पीरियड काफ़ी लंबी होती है, तो लगभग 1.5-2 साल लग जाते हैं। तो इतने लंबे समय तक के लिए डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन करके रहें? मोटिवेशन तो मिल जाती है, डेली पेरेंट्स से बात करो 5 मिनट मोटिवेशन मिल जाती है, तो फिर डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें? यार वही है ना कि अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा उसके लिए आपको, और डिस्ट्रैक्शंस मिनिमाइज करो। और क्या डिसिप्लिन बनाने के लिए कि चाय पीने जा रहे हैं तो ज़रूरी थोड़ी है कि 2 घंटा चाय पीनी है सिर्फ, वहाँ पे बातचीत थोड़ी ना करनी है। मतलब अपना टाइम कंट्रोल आपको खुद ही करना पड़ेगा एंड में, कि मैं अपना टाइम कहाँ पे लगा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो डिसिप्लिन वहीं से बनेगा, और शेड्यूल अपना बहुत टाइट करना पड़ेगा आपको कि यार ये मेरा पढ़ाई का टाइम है तो इस टाइम मैं कुछ और नहीं करूँगा। जब मैं पढ़ाई करता था मेरा फ़ोन दूसरे कमरे में होता था, मेरे कमरे में कुछ भी नहीं था, ना टीवी ना वगैरह, सब कुछ बंद होता था उस टाइम पे। तो ये आपको थोड़ा सा तो डिसिप्लिन लाना पड़ेगा कि अगर ये पढ़ाई का टाइम है तो ये पढ़ाई का ही टाइम है, ये किसी और चीज़ का टाइम नहीं है। तो यही है यार, इसके हिसाब से तो मैं और कुछ नहीं बता सकता इसमें। और सर हम लोग बहुत चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, तो उस चीज़ को कैसे ओवरकम करें, प्रोक्रेस्टिनेशन को? अपने गोल्स बनाओ यार डेली के, कि आज मेरे को इतना पढ़ना है तो आज इतना पढ़ना ही है। और ये नहीं करना कि प्रोक्रेस्टिनेशन इसलिए होता है क्योंकि आप क्या करते हो कि आप अनरियलिस्टिक गोल बना देते हो कि मैं 3 दिन में या फिर मैं 1 हफ्ते में पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ लूँगा। वो पॉसिबल नहीं है। तो अपना रियलिस्टिक गोल बनाओ थोड़ा कि भाई मैं ये किताब पढ़ूंगा, भले मेरे को 1 महीना लगे, पर लेकिन रोज़ के गोल बना लिए कि रोज़ के 2 चैप्टर पढ़ने हैं, वो हो भी जाएगा, वो आप डिले भी नहीं करोगे। और आपको एक वो जब सेंस ऑफ कंप्लीशन आने लग जाएगी ना, आपका मन अपने आप करने लग जाएगा कि अब ये भी हो जाएगा। तो गोल्स बनाओ और रियलिस्टिक गोल्स बनाओ। ऐसा नहीं करना कि रोज़ 12 घंटे 14 घंटे मैं पढ़ रहा हूँ और तब भी गोल पूरे नहीं हो रहे। तो इसका यही तरीका है और कोई इसका तरीका नहीं है। सर क्या एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है? यार देखो, एनसीईआरटी कुछ सब्जेक्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ज्योग्राफी के लिए 11-12 की 4 बुक्स आपको पढ़नी ही पढ़नी है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। हिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है, मॉडर्न हो, आर्ट एंड कल्चर हो, एंशिएंट हो, मेडिवल हो, वो पढ़ना ही है, ठीक है। साइंस एंड टेक के लिए मैंने नहीं पढ़ी थी। इन्वायरमेंट के लिए 2 ही है शायद, 11th और 12th की बुक है, और उसमें भी शायद बायोलॉजी के 3-4 चैप्टर है एनसीईआरटी के, बहुत ज़्यादा उसमें आपको पूरा भी नहीं पढ़ना होता, तो वो पढ़ लो। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी। पॉलिटी के लिए इफ़ यू थिंक, वो एक छोटी सी किताब आती है, वो बेसिक्स के लिए होती है, वो आई डोंट रिमेंबर, तो वो वाली एनसीईआरटी एक आपको पढ़नी है। और इसके अलावा तो मुझे लगता नहीं कि कोई एनसीईआरटी मैंने तो नहीं पढ़ी थी, और मेरे को अभी कोई याद भी नहीं आ रही यार इसके अलावा। तो इकोनॉमी की मैंने नहीं पढ़ी थी, और मैंने इकोनॉमी की नहीं पढ़ी थी, इतना मेरे को पता है। थैंक यू सर। पीटी का जब टेस्ट देती हूँ तो जो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए वो गलत हो जाते हैं, तो उसको कैसे टैकल करें? तो वो देखो ना कि वो क्यों गलत हो रहा है। सबसे पहले तो ये देखो कि क्वेश्चन ठीक से पढ़ा या नहीं। कई बार वो पूछ रहा है इनकरेक्ट, हमने करेक्ट मार्क कर दिया, वो होता है। तो 1 नंबर तो वो है। दूसरा ये है कि वो क्वेश्चन मेरे को आता था तो गलत हुआ, या फिर वो क्वेश्चन मेरे को नहीं आता। तो ये करना है कि अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करनी है कि ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ। कि एक तो मैंने तुक्का मारा इसलिए गलत हो गया, मेरा नॉलेज गैप था उसकी वजह से गलत हो गया, या मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। इन 3 चीज़ों के अलावा शायद कुछ होता नहीं कि किसी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो। तो हर टेस्ट के बाद आपको मार्क्स नहीं देखने टेस्ट के कि मुझे कितने आ रहे हैं। ये जो टेस्ट सीरीज के मार्क्स है वो मैटर नहीं करते बिल्कुल भी। मैटर वही करते हैं जो उस दिन जो आपका मेंस प्रीलिम्स होगा उसी दिन आपके जो मार्क्स है वही मैटर करते हैं। तो इन टेस्ट से तो यही सीखना है कि क्वेश्चन गलत कहाँ हो रहा है। ये क्वेश्चन आते हुए गलत हो गया तो क्यों गलत हो गया, वो लिख लो। नॉलेज गैप है, 1 सेंटेंस अपना कोई भी कॉपी बना लो, उसमें वो लाइन लिख लो, हो जाएगा। और सर आइडेंटिफाई कैसे करूँगी क्वेश्चन को? जैसे आपने बोला कि एनालिसिस पढ़ लेना उस क्वेश्चन का, तो कैसे आइडेंटिफाई करूँ? मुझे बहुत टाइम लग जाता है एनालिसिस में, लगभग 5 घंटे लग जाते हैं। नहीं, टाइम तो देना ही नहीं है यार एक टेस्ट पेपर को करने के लिए, वरना पूरा दिन टेस्ट पेपर ही करते रह जाओगे। हाँ। 1 दिन तो पूरा। देखो, जब आप टेस्ट दे रहे हो ना, मतलब मेरा एक तरीका होता था कि मैं क्वेश्चन ही मार्क कर लेता था। कि मेरे 3 तरह के ABC कर देता था मैं। ए वाला होता था कि मेरे को एक क्वेश्चन पूरी तरीके से आता है, बी वाला होता था कि ये मेरे को 50-50 आता है, और सी वाला होता था कि ये मैंने तुक्का मारा है। अच्छा। तो मैं ऐसे क्वेश्चन करता था और फिर उसके हिसाब से मैं देखता था कि ये क्वेश्चन मेरे को लगता था कि मेरा ठीक है पर लेकिन गलत हो गया, तो वो आप आइडेंटिफाई कर लेते हो। 50-50 वाला क्वेश्चन था, मेरा नॉलेज गैप था, वो आपको पता चल जाता है ये इसलिए गलत हो गया। और तुक्के वाले क्वेश्चन मैं ये कहूँगा कि देखो, अगर 3 ऑप्शन में तुक्का लेना है तो वो टुवर्ड्स दी एंड लेना अपने एग्जाम में, जब आपको लगे कि बहुत कम क्वेश्चन मैंने किए हैं। और 4 ऑप्शन में कभी तुक्का मत लगाना, वो यूजुअली क्वेश्चन गलत ही हो जाएगा आपका। तो यही है बस, और कुछ इसमें है नहीं। Okay, sir. Thank you, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, I wanted to ask that how you decided to take sociology as your optional subject, क्योंकि आपका बैकग्राउंड तो अलग था। यार सब ने यही बोला कि सोशियोलॉजी ले लो, इसलिए ले लिया। इसका और कोई मेरे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है कि मतलब मोस्टली सब लोग यही कह रहे थे कि ऑप्शनल लेना है। मेरा मन था मैथ्स लेने का। मैंने 3-4 लोगों से पूछा कि मैथ्स ले लूँ, सबने मना कर दिया कि मैथ्स मत लेना।
फिर सबने कहा सोशियोलॉजी ले लो, तो 2-3 चैप्टर पढ़े, फिर सर से बात करी, पांडे सर से, तो उन्होंने कहा कि ले लो, और 1 महीना मतलब मैंने ठीक से पढ़ा सब्जेक्ट, उसके बाद उसमें मन लग गया, तो मैंने सोशियोलॉजी के साथ कंटिन्यू कर लिया। अगर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना है, मैं ये कहूँगा अगर आपका बैकग्राउंड है किसी सब्जेक्ट में तो प्रायोरिटी उसको दो, कि अगर आपने पहले से वो सब्जेक्ट पढ़ रखा है तो उसको प्रायोरिटी दो, वरना फिर सारे सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ लो एक बार, और जिसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट बनने लग जाए, जिससे आपका मतलब थोड़ा सा मटेरियल आपको अच्छा मिल जाए, उसके साथ कंटिन्यू करो। और शुरुआत के फेज़ में देख लो कि ये सब्जेक्ट मैं पढ़ पा रहा हूँ नहीं, ऐसा मत करना कि 6 महीने बाद मैं अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज कर रहा हूँ क्योंकि अब ये समझ नहीं आ रहा मुझे। तो एक बार ही टाइम लगाओ, अच्छे से टाइम लगाओ, 1-1.5 महीना लो या फिर थोड़ा सा टाइम लो, और फिर चूज़ करो कि मेरे को कौन सा ऑप्शनल लेना, और फिर उसके साथ कंटिन्यू करो, रश में मत रहना बिल्कुल भी। तो जैसे सर अगर बैकग्राउंड हमारा डिफरेंट है तो हमने कोचिंग से स्टार्ट किया, तो हमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद हम डिसाइड कर सकते सारे हैं? पूरे नहीं पढ़ने ना, एक एक चैप्टर खुद ऑनलाइन पढ़ लो, कि सब्जेक्ट है जैसे सिलेबस है ही सबका, तो एक पहला टॉपिक ही उठा लिया उसका, कि एंथ्रो का मैंने पहला टॉपिक ले लिया कि इसमें ये पढ़ना है, या फिर एक बार ही सबका सिलेबस भी पढ़ोगे ना आप, तो आपको उसमें समझ आ जाएगा कि कौन सी चीज़ मुश्किल है, कौन सी चीज़ आसान है। एक बार ही उनका सिलेबस ही पढ़ लो कि ये मैं पढ़ सकता हूँ या नहीं, या फिर ये मेरे बैकग्राउंड का है या नहीं, तो वहीं से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही पढ़ना है। मतलब सर आपने रैंडमली या सोशियोलॉजी मेरा पढ़ी और बिल्कुल आपको रैंडम एकदम था समझ मेरा, आ गया? मतलब मेरे को कोई कहता कि एंथ्रो ले लो, मैं एंथ्रो ले लेता, मेरा तो ये था। ओके, तो थैंक यू मेरा सो तो मच ऐसे सर, था। कांग्रेचुलेशंस। ओके यार। सर जीएस के सीसैट के लिए आप इस मॉडर्न वे में एक न्यू वे में किस क्या कहते हैं, कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रिपेयर देना चाहिए? यार सीसैट का शायद मैं आपको ठीक से ना बता पाऊँ, क्योंकि सीसैट मेरा स्ट्रॉन्ग था हमेशा से, मैं सीसैट के लिए कभी पढ़ा नहीं, मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी सीसैट के लिए, मैं सिर्फ टेस्ट देता था सीसैट के। तो यार मैं इसका शायद आंसर ठीक से नहीं दे पाऊँगा सीसैट रिलेटेड इस टाइम पे। सर जीएस वाले पोर्शन में प्री में कौन से सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करके हम कर सकते हैं? देखो जो 3-4 सब्जेक्ट हैं वो तो पढ़ने ही हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री तो हैं ही 4 आपके। उसके अलावा साइंस एंड टेक हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, आईआर हो गया, इनमें आपको बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, और इसमें देखो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चन ही आते हैं। अगर आप वो पढ़ लोगे तो आप काफ़ी सारे क्वेश्चन उसमें कर पाओगे, और करंट अफेयर्स वैसे भी एज अ होल आपको पढ़ने ही हैं। तो देखो अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी मुझे बहुत अच्छे से आता है, और बाकी सब्जेक्ट्स मुझे सफिशिएंटली इनफ आते हैं कि अगर बेसिक क्वेश्चन आ गया या फिर इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन भी आ गया वो मैं कर सकता हूँ, इतना पढ़ लो। थैंक यू सर। ठीक है सर, एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना है सर। बोलो यार। सर जॉब के साथ तैयारी हो सकती है सर इसमें यूपीएससी के लिए 2026 के लिए सर, हो सकता है? यार होने को तो हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा, और जॉब के साथ अगर आप कर रहे हो तो मेरे को तो लगता है कि आप कर सकते हो, पर लेकिन फिर से मैं यही कहूँगा कि आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। मैं फुल टाइम पढ़ाई करता था, तो शायद से मैं इसका आंसर इतने अच्छे से ना दे पाऊँ जैसे बाकी लोग दे सकते हैं जिन्होंने जॉब के साथ ये एग्ज़ाम किया है। पर लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जॉब के साथ एग्ज़ाम नहीं होता, मैंने लोगों को देखा है इस साल जिनका सिलेक्शन हुआ है वो सब जॉब के साथ भी उन्होंने पेपर निकाला है, तो बिल्कुल हो सकता है। 26 का अटेम्प्ट भी हो सकता है। इस बात के ज़्यादा मत सोचो कि जॉब भी कर रहा हूँ और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहा हूँ, होने को तो सब कुछ हो सकता है। सर मैथ्स ऑप्शनल है, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। एमएससी किया है सर मैथ्स से, हाँ ऑप्शनल सर मैथ है, तो यार फायदा। देखो मैथ्स में अगर तुमने पहले से ही एमएससी कर रखी है तो आई डोंट थिंक कि तुम्हें बहुत कुछ नया पढ़ना है, तो जो है उसी का करो, टेस्ट दो, और कुछ नया है, कुछ वीक पॉइंट है, उस पर ज़्यादा फोकस करो अपना। तो यही है यार मेरे लिए तो। थैंक यू सर। ओके सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप मैथमेटिक्स एज ऑप्शनल चूज़ करना चाह रहे थे, ठीक है, तो जैसे सर मेरा भी बैकग्राउंड मैथ्स का है थोड़ा, मैंने बीएससी मैथ्स से कर रखा है। सो मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैथ्स लूँ या हिंदी लिटरेचर लूँ, क्योंकि मेरा मीडियम हिंदी है। तो एक डाउट ये भी आ रहा है कि जो टाइम मिलता है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, उसके बीच में मैथमेटिक्स को रिवीजन कैसे कर पाएंगे? क्योंकि मेरे ख्याल से 15 से 16 बुक्स हो जाएंगी उसमें। कैलकुलस की अलग होती है, मॉडर्न अलजेब्रा अलग होता है, रियल एनालिसिस अलग होता है, तो मतलब इस तरीके से काफ़ी सारी बुकें हो जाएंगी और फिर नोट्स भी काफ़ी बल्कि हो जाएंगे। तो किस तरीके से रिवीजन कर सकते हैं उसमें? यार देखो रिवीजन आपका तभी हो पाएगा जब आपने वो सब्जेक्ट पहले से बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। रिवीजन में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है कि मैं बिल्कुल स्क्रैच से अपना पूरा का पूरा सिलेबस 3 महीने में निपटा दूंगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। और ये हर सब्जेक्ट के लिए ट्रू है, ये सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं है, ये हर एक ऑप्शनल के लिए ट्रू है। तो आपको अपना पहले से ही इतना बिल्ड करके चलना पड़ेगा कि मैं अपना ऑप्शनल इतना पढ़ चुका हूँ कि अब अगर मैं सिर्फ टेस्ट भी दूँ और जो चीज़ मेरी वीक है अगर मैं उसको भी रिवाइज कर लूँ और मैं रेगुलर रिवीजन कर लूँ, मैं टेस्ट ही देता रहूँ, मैंने सेक्शनल टेस्ट दे दिया, मैंने फुल लेंथ टेस्ट दे दिए, तो आपका रिवीजन हो जाएगा 3 महीने में।
तो रिवीजन तभी हो पाएगा जब आपका पहले से बहुत स्ट्रांग है वो सब्जेक्ट, उसे 2 बार ही आपने पहले से पढ़ लिया है। तो ये मत सोचना कि रिवीजन नहीं हो पाएगा क्योंकि सब्जेक्ट बड़ा है। अगर आपने बहुत अच्छे से वो पहले से पढ़ रखा है ना तो 1 महीने में भी रिवाइज हो जाएगा, वो ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। थैंक यू सर। इंग्लिश को कितने मतलब कैसे तैयार करें सर कि मतलब मैं हिंदी मीडियम वाला हूँ और इंग्लिश सर मैं नहीं बोल पाता हूँ, नहीं समझ पाता हूँ। कभी कभी कोई मतलब भी कभी कोई मतलब हिंदी बोलता है, उसके बाद फिर अचानक फिर मतलब बीच में मतलब इंग्लिश बोलने लगता है, तो मेरा दिमाग का सिस्टम ही खो जाता है सर। चलो जाते हैं तो बोलते रहो यार, बोलते रहो, कोई बात जी सर। और मतलब इंग्लिश को मतलब हिंदी में मतलब कितना ट्रांसलेट करें, और सर इंग्लिश मतलब बोलना कैसे सीखे सर? देखो थोड़ा डर रहा हूँ मैं। अरे डरो मत, मैं समझ गया। मैं ये कह रहा हूँ कि पेपर आप हिंदी में दे रहे हो, इंटरव्यू आप हिंदी में दोगे, जी सर। तो आपको डर किस बात का है पहले तो मेरे को ये बताओ। जी सर। डर किससे लग रहा है कि इंग्लिश से सर? इंग्लिश तो वो इंग्लिश यूज क्या करनी है आपको, तो मतलब एक इंग्लिश का पेपर देना है बस, वो भी शायद वो कंपलसरी वाला पेपर देना है, उसमें से 300 में से 75 नंबर लाने हैं। जी सर। और सर वो जो बोलते हैं वो नहीं समझ में आता सर। तो यार आपसे कोई बोल ही नहीं रहा ना इंग्लिश में, नहीं आप ये नहीं समझ रहे। आप इंटरव्यू में भी जाओगे, अगर आपका मीडियम हिंदी है तो वो हिंदी में ही बात करेंगे आपसे, वो कोई बैरियर है ही नहीं, और आपका पेपर हिंदी में होगा, तो डर किस बात का है मेरे को ये बताओ ना पहले। सर जो इंग्लिश बोलता है उसको ना मैं मतलब ना ये नहीं कर पाता हूँ। अरे तो कह दो कि भाई हिंदी में बात करो, अपनी भाषा है, हिंदी में बात करो, हिंदी में ही बात समझता हूँ मैं। जी सर। इंग्लिश में कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको बोलो भाई हिंदी में बात करनी है तो हिंदी में करो, वरना मत करो। जी सर। डरना नहीं है बिल्कुल भी किसी चीज से, ठीक है? मतलब मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूँ ये बात, शायद से आपको लगेगी हंसी मजाक में, पर लेकिन है नहीं। प्रीलिम्स आप हिंदी में दोगे, मेंस आप हिंदी में लिखोगे, इंटरव्यू आपका हिंदी में होगा, तो लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल भी नहीं है इस एग्जाम में। तो ये डर तो बिल्कुल निकाल दो अपना कि इंग्लिश की वजह से मेरा एग्जाम रह जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी सर। अगर इतना काम चल जाता है, मान ले जाए एग्जाम निकाल लेता हूँ, है ना, और कहीं जाना है मेरे को, और उधर कोई मतलब ये कर रहा है, मतलब इंग्लिश में बात कर रहा है, तो फिर प्लीज यार 1 मिनट यार, तो फिर मैं कैसे काम चलाऊंगा? यार वो गवर्नमेंट तुम्हें ट्रेन करेगी, उसकी टेंशन मत लो, तुम सिलेक्ट तो हो पहले। जी सर। टेंशन किस बात की ले रहे हो? सर मेरा बाकी सभी सब्जेक्ट मतलब ये है स्ट्रांग है, बस इंग्लिश भर वीक है सर। अरे तुम टेंशन मत लो ना, मैं कह रहा हूँ ना एग्जाम 2 मस्त हो गए। एक तुम्हें बस इंग्लिश का कंपलसरी पेपर देना है, उसके लिए थोड़ा सा अभी पेपर पढ़ लो, अगर थोड़ा सा पढ़ना है शुरू कर दो, और वहां भी तुम्हें सिर्फ लिखना है, बोलना नहीं है। तो डरना नहीं है बिल्कुल भी कि इंग्लिश नहीं आती या वो नहीं आता, हिंदी अच्छे से आती है, हिंदी में पेपर दो, हिंदी में ही मेंस लिखो, हिंदी में इंटरव्यू दो, आराम से होगा सिलेक्शन। तो डर हटा दो बिल्कुल इंग्लिश वाला ही है। जी सर, थैंक यू। इससे बिल्कुल नहीं डरना है सर। जैसा कि आपने बताया कि आपने बीटेक किया है और समाजशास्त्र जो है ऑप्शनल में लिया था, इंटरव्यू बोर्ड में ऐसा देखने का क्वेश्चन मिलता है कि जो ये विरोधाभास जो दिखता है, इस पर क्वेश्चन किया जाता है कि आपने जो है ऑप्शनल मतलब कि जो आपका बैकग्राउंड था उससे हट कर क्यों लिया। क्या ये क्वेश्चन आपसे भी किया गया था? नहीं, मेरे से नहीं किया यार वो क्वेश्चन। मेरे से तो बस एक सेंटेंस उन्होंने बोला सर ने कि आपने सोशियोलॉजी पढ़ रखी है ऑप्शनल के लिए। मैंने कहा हाँ सर, बस मेरा इंटरव्यू में सोशियोलॉजी इतनी थी। और मेरा बैकग्राउंड के बारे में अगर मेरा आंसर पहले से तैयार था, अगर कोई मेरे से पूछे कि आपने सब्जेक्ट क्यों चेंज किया, मैंने तो ये कह दिया सर कंप्यूटर साइंस है ही नहीं यूपीएससी के सिलेबस में, तो चेंज तो करना ही है बस। फिर चलिए ठीक है, थैंक सर। मेरा क्वेश्चन ये है पहला कि जैसे मैंने आपका मार्कशीट देखा है और मैं किसी का भी मार्कशीट देखता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल GS3 का देखता हूँ सबसे पहले, और हिंदी मीडियम में मैंने देखा है कि GS3 में सबसे मतलब 100 मार्क्स से कम ही नंबर है, 80 मार्क्स या 98 95। यस सर। और मैंने इंग्लिश मीडियम का नहीं देखा है उतना, जैसे आपका देखा तो मैंने 107 है आपका, और वैकल्पिक विषय इसमें बता रहा है, हिस्ट्री बता रहा है, मैंने अभी देखा है जैसे सोशियोलॉजी है। हाँ, तो सोशियोलॉजी अभी चला। तो मतलब इंग्लिश मीडियम से मतलब मुझे लगता है कि इंग्लिश मीडियम का 100+ मार्क्स आता है। बिल्कुल गलत है यार, तो नहीं आ रहे, मतलब एवरेज मार्क्स 80-90 ही है GS3 में। तो मतलब सर मैं मतलब बताना चाहता GS3 में कैसे मार्क्स को अपग्रेड करें सर, और मतलब लगभग सभी लोगों का जो टॉपर रहते हैं, नॉन टॉपर रहते हैं, मतलब सभी का मतलब कम ही मार्क्स रहता है, क्या करें सर इसमें? GS3 में मार्क्स कम ही आते हैं, 80-90 मार्क्स ही एवरेज है GS3 में। तो मेरे को भी नहीं पता मेरे इतने कैसे आ गए, ठीक है। तो 80-90 मार्क्स की एवरेज होती है GS3 में, और ये बहुत डायनामिक पेपर होता है, और इसमें ना आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ता है, और उसमें शायद आपको रिटर्न इतनी ज़्यादा नहीं मिलती जो शायद आपको दूसरे पेपर में मिल जाए। कि कई लोग होते हैं कि एग्रीकल्चर छोड़ के चले गए, कोई हो गया डिजास्टर छोड़ के चला गया, कोई इंटरनल सिक्योरिटी छोड़ के चला गया। तो इसका या तो एक ही तरीका है कि पूरा सिलेबस करके जाओ, सबसे पहले तो नंबर लाने हैं तो सारा सिलेबस पढ़ा हुआ होना चाहिए मेरा,
और आंसर राइटिंग, 2 ही चीज़ें, और तो कुछ इसमें है नहीं मेरे हिसाब से। ठीक है सर। और मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि जैसे हिंदी मीडियम वालों का सिलेक्शन कम होता है, और मतलब जिसका सिलेक्शन हो जाता है उनको लगता है कि नहीं कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसका सिलेक्शन नहीं होता है वो बोलते हैं कि हिंदी मीडियम का प्रॉब्लम है, भेदभाव कर रहा है यूपीएससी। मुझे नहीं लगता है कि भेदभाव कर रहा है, मुझे बस ये है कि मतलब इंग्लिश मीडियम वालों से क्या मतलब सीखना चाहिए, क्या मजबूत पोर्शन होता है उन लोगों का कि हिंदी मीडियम वाले भी मतलब ऊपर जा सके थोड़ा, मतलब सिलेक्शन में। यार इसके लिए मैं क्या कहूँ, मतलब जैसे इंग्लिश मीडियम का जो है कि मजबूत रहता है ये कि इंग्लिश मीडियम इस मजबूत है, तो उनसे हम क्या सीखें इंग्लिश मीडियम वालों से कि हिंदी मीडियम भी मजबूत थोड़ा हो पाए उस थोड़ा। यार मतलब फ्रैंकली मैंने इंटरेक्ट नहीं किया, मैं करोलबाग ही जाता था कोचिंग करने, मैं मुखर्जी नगर भी नहीं गया कभी, तो मेरे को पता नहीं है टू बी ऑनेस्ट कि एक्चुअली में हो क्या रहा है और ये बायस है या नहीं। पर लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप अपना ना होराइजन बढ़ाओ, अपना ओपिनियन थोड़े से अच्छे बनाओ, अपने लोगों से बात करो, और थोड़ी ये जो पॉलिटिकल डिबेट्स होती है या फिर जो ये थोड़ी बहुत चीज़ें होती है जो यूपीएससी नहीं पूछता, वहाँ पे अपना टाइम कम लगाओ। तो पेपर की डिमांड को अच्छे से समझो और इधर उधर की चीज़ें छोड़ के जो है ना एग्ज़ाम की डिमांड है उस पर ज़्यादा फोकस करो। तो मैं यही कहूँगा, और शायद से थोड़ा सा इशू कंटेंट का है, पर लेकिन आज के टाइम में कंटेंट आपको मिल जाता है, ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह पे सब कुछ आपको मिल रहा है, तो ट्रस्ट करो और डेली पढ़ो उसे। मैं सिर्फ यही कहूँगा, और इसके बारे में यार मुझे पता नहीं है कि मैं इसमें क्या बोलूँ। और सर थर्ड क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे कि कोई मतलब लर्न करते हैं, ठीक है, याद करते हैं तो मतलब भूल जाते हैं, तो मतलब कौन सी अच्छा पद्धति होगा याद करने वाला, मतलब याद देखो करने की? याद आपने एक बार ही कर लिया, पर लेकिन अगले दिन तक आपका 80% उठ जाता है, और ये फैक्ट है कि आपने जो आज किया आपको अगले दिन 80% याद नहीं रहेगा मैंने कल क्या किया था। तो उसका एक ही तरीका रिवीजन। अगर याद नहीं हो रहा रिवीजन करो, लिख के रिवीजन करो, टेस्ट दो, पर लेकिन याद करने का एक ही तरीका है, वो है रिवीजन, और कोई तरीका नहीं है यार। कि कोई जादू की छड़ी नहीं है कि ऐसे कर लो, ये पी लो, ये कर लो, कुछ भी नहीं होगा, एंड में रिवीजन ही काम आएगा सिर्फ। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं ये पूछ रही थी, जब मैं आई थी यहाँ पे कोचिंग ज्वाइन करने के लिए, तो ग्रेजुएशन का मतलब फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे के आई थी, तो मैंने अभी CUT PG का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें मतलब पास आउट हुई हूँ। तो ये पूछ रही थी कि मैं इसके साथ PG कर सकती हूँ क्या कंटिन्यू? यार इफ़ यू आर कंफर्टेबल आप PG कर सकते हो, कोई उसमें इशू नहीं है, पर लेकिन अगर आपको देखो फिर आपका वही है कि प्लान ए प्लान बी आपका क्या है। तो या तो आप अच्छे से PG आप करते रहो, और PG में आई डोंट थिंक कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो UPSC की प्रिपरेशन 2 साल आपकी PG चलेगी, 2 साल आप करते रहो, और जब आप कंफर्टेबल हो कि मेरा सिलेबस हो गया तो उस टाइम आप एग्ज़ाम दे दो, कोई इशू नहीं है, इसमें आप कर सकते हो दोनों चीज़ साथ में। ठीक है, थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि सर जिस तरीके से हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमें एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि टॉपर्स को ढूंढते हैं, तो सर आप जब इनिशियल स्टेज में जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो आप गाइडेंस के लिए टॉपर्स को कैसे कनेक्ट कर रहे थे, या कैसे सर गाइडेंस ले रहे थे किसी से भी? यार ये थोड़ा आयरॉनिक हो जाएगा, पर लेकिन मैंने कभी टॉपर स्टॉक नहीं देखी और मैंने कभी टॉपर से बात नहीं करी किसी, तो ये तो शायद नहीं है, पर लेकिन मैं टीचर से अपने बहुत बात करता था और मेरे मेंटोर्स थे हमेशा। तो टीचर और मेंटर्स पे मैं कहूँगा कि उनसे गाइडेंस ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू टॉपर्स, क्योंकि हमें कितना टाइम हुआ है यार, 2 साल 3 साल हुआ है इस प्रिपरेशन में। योर टीचर्स आर एक्सपीरियंस्ड ऑफ 20-25 ईयर्स, तो उनका एक्सपीरियंस हमसे बहुत ज़्यादा है, तुम्हारे मेंटर्स का एक्सपीरियंस हमसे बहुत ज़्यादा है। तो शायद से हम 1-2 चीज़ बता पाए, पर लेकिन टॉपर्स मतलब वो आपको बता देंगे, पर लेकिन जो टीचर्स की गाइडेंस होगी ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू टॉपर्स, मैं ये कहूँगा। तो सर ये टीचर्स का जो गाइडेंस होते हैं सर वो कितना बेनिफिशियल होता है और वो कैसे हेल्प करता है सर? देखो आपको ना वो गाइड कर सकते हैं कि व्हाट यू नीड, आपको वो डायरेक्शन दे सकते हैं सर कि आपको पढ़ना क्या है, आपको कैसे पढ़ना है, तो वो डायरेक्शन आपको टीचर से आपको मिल जाएगी, पर लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पढ़ना आपको खुद ही पड़ेगा। और ये भी आपको देखना पड़ेगा कि ये शायद से कोई एडवाइस आपके लिए सूटेबल ना हो, तो ये भी सोचना पड़ेगा कि ये एडवाइस मुझे फॉलो करनी है, ये नहीं करनी, कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग है, ये शायद मेरे लिए नहीं है, तो वो आपको खुद देखना पड़ेगा, ये सबके लिए सेम नहीं है। यस सर, मेरा क्वेश्चन है कि सर जब आप प्रिपरेशन करते थे कभी आपने सोचा था कि मैं भी एक दिन जाके बिल्कुल नहीं यार, मतलब इसमें तो उस दिन रिजल्ट वाले दिन यही था कि लिस्ट में आ जाऊं, बहुत बड़ी बात है, तो ये बहुत मतलब अनप्रिडिक्टेबल है, नोबडी कैन इमेजिन कि क्या होगा इस एग्जाम में, तो ये तो मान के चलो कि शायद तुम अगली बार यहीं बैठे हो अगले साल, तो बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच सर। सर मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है कि जैसे मेरी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से कुछ क्लासेस बहुत सारी मिस हो गई हैं, तो अब मैं उन क्लासेस को देखती हूँ ऑनलाइन, तो मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, मतलब कि मैं इनको कैसे कवर करूँगी?
नहीं तो देखो क्लासेस मतलब मिस हो गई है यस सर। तो अभी मतलब डेली का क्या चल रहा है आपका? सर डेली का एक्चुअली मेरे हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अभी मेरे साथ हो क्या रहा है कि मेरे को नींद आ रही है तो 14 घंटे नींद आ रही है, नहीं आ रही तो 2 घंटे मतलब नहीं आ रही तो मेरे को 2-3 घंटे नींद आ रही है और आ रही है तो बहुत ज़्यादा आ रही है, तो ऐसे अनस्टेबिलिटी चल रही है बहुत ज़्यादा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका कोई भी हेल्थ इशू है तो टेक इट सीरियसली, डॉक्टर के पास जाइए, मतलब वो चल रहा है सर। लॉन्ग टर्म में ज़रूरी है, ठीक है। एग्जाम सेकेंडरी है, आपकी हेल्थ प्राइमरी है सबसे पहली बात तो, ठीक है। तो इस पे देखिए और जितना आप अभी डेली कर पा रहे हैं उतना तो करिए जितना आपसे हो पा रहा है अभी। वंस यू आर ठीक, मतलब अब मैं अच्छे से फोकस कर सकती हूँ, अब मैं प्रोडक्टिव हूँ, तो वो क्लियर हो जाएगा। शायद से एक अटेम्प्ट छूट जाए कोई बात नहीं, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि इफ़ यू आर सेक्रीफाइसिंग योर हेल्थ वो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिशियल बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो अपनी हेल्थ ठीक करिए, जितना आप अभी कर सकते हो उतना मैक्सिमम करिए कि मैं अभी इतना ही कर पा रही हूँ पर लेकिन इतना मैं ठीक से कर रही हूँ, वो करो। और फिर आपका बैकलॉग आप धीरे धीरे क्लियर कर दो। शायद आप एक अटेम्प्ट बाद में दोगे, 1 साल लेट आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पर लेकिन दैट विल बी वर्थ इट। सर मेरा अटेम्प्ट जो 2028 में है, हाँ तो मैं अभी से कैसे कर सकती हूँ कि मैं अच्छे से कर पाऊँ उसको? यार 2028 तो बहुत दूर है, आप अभी तो फाउंडेशन पढ़ो आराम से अपना और उसको स्ट्रॉन्ग करो, करंट अफेयर से एब्रेस्ट हो जाओ कि मेरे को कैसे कैसे पढ़ना है। और जब आपका 28 का अटेम्प्ट आने लग जाए तो 27 में आप फिर अच्छे से पढ़ाई करना, उससे पहले अपना फाउंडेशन खत्म कर लो, एक बार ये ऑप्शनल पढ़ लो एंड यू विल बी वेरी कंफर्टेबल। और सर मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, जैसे अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं डिफेंस ज्वाइन कर लूँ या मतलब कैसे भी जैसे कोई और एग्जाम है, मेरी एज हो गई उसके लिए, तो मैं उसको ज्वाइन कर सकती हूँ पहले? कर लो अगर इफ़ यू, पर लेकिन फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि शायद से आपको इतना टाइम ना मिल पाए फॉर योर प्रिपरेशन, क्योंकि एक बार ही आप सर्विस में चले जाते हो तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे भी बराबर हो जाएगी और शायद से आपको पढ़ाई का इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो अगर आपका हो जाए तो वेल एंड गुड, आप EOL ले सकते हो या फिर आप लीव पे जा सकते हो फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, दोनों चीज़ आपके पास अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि मेरे को जाना चाहिए, मेरा इंटरेस्ट है, तो आप जा सकते हो बिल्कुल, उसमें कोई बात नहीं है। सिर्फ एक UPSC का एग्जाम भी नहीं है, बहुत सारे हैं, ऐसी बात नहीं है। और सर मेरे को आपसे पूछना है, जैसे मैं अभी मेरा BSc कंप्लीट होने वाला है, तो मैं मास्टर्स कर सकती हूँ अभी? हाँ करो यार, आपको तो 28 का अटेम्प्ट देना आपके पास, तो वैसे भी अब अगर आप मास्टर्स करते भी हो तो 26 में खत्म हो जाएगी, 27 में, तब भी आपके पास 1 साल होगा एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए। और मास्टर्स में ज़्यादा आपको, मेरे को नहीं लगता कि आप उन 2 साल में भी पढ़ लोगे UPSC का, तो आप कर सकते हो आराम से मास्टर्स, कोई इसमें इशू नहीं है। और सर मुझे आपसे पूछना है, जैसे मैं किसी से बात करती हूँ, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ तो मैं कॉन्फिडेंटली बात कर सकती हूँ, बट मेरे साथ होता क्या है कि मेरे हाथ मतलब ऐसे कांपना स्टार्ट होते हैं, तो सामने वाला समझेगा जैसे डर रही है, इसको किसी चीज़ का डर है, बट मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है। वो उस चीज़ को कैसे ठीक करूँ? नहीं यार, वो अपने आप हो जाएगी जब आप लोगों से बात और करोगे। मैं करती हूँ बात, हाँ, तो फिर आपकी पर्सनैलिटी है वो कोई चेंज नहीं कर सकता, यस सर, ठीक है ना। तो एक्सेप्ट इट। अगर कोई आपको बोले भी ना इन फ्रंट ऑफ योर इंटरव्यू में, अगर आप चले गए और आपसे ये क्वेश्चन पुट किया गया कि इफ़ यू आर अफ्रेड और ये सब है, तो आप कह दो कि सर मतलब वहाँ पे एंजाइटी तो रहती है, तो वो भी आपको समझते हैं आराम से कि आपका इंटरव्यू चल रहा है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो इतना वो आपको समझते हैं। और आप कह दो सर कि दिस इज़ व्हाट हैपेंस टू मी, और वो ज़्यादा आपको पुश नहीं करेंगे इस मामले में। तो डोंट बी वरीड अबाउट दिस, कि ये कोई चिंता करने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। और सर मुझे आपसे पूछना है, जैसे मेरे को अभी होता क्या है कि कोई मुझसे कुछ बोल दे, मेरे को छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं, उसको चीज़ को लेकर इग्नोर करो यार, मतलब यू कांट मेक एवरीवन हैप्पी, सबको खुश नहीं कर सकते आप। और जैसे मेरे बारे में किसी ने कुछ बोल दिया तो मैं उस चीज़ को ना बहुत देर तक सोचती रहूंगी कि इसने ऐसा क्यों बोल दिया, और मेरे को वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। पेपर पे लिखो उसने क्या बोला और पेपर फाड़ के फेंक दो। यस सर, मैं यही करता हूँ। ओके सर, ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। ओके। 75 नंबर थे ऐसा कुछ आपने बोला था पास होने के लिए। तो अगर हम सारे पर्सन अटेम्प्ट कर लें जिसमें ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाए तो उस हिसाब से हो जाएगा यार। देखो वो कंपलसरी पेपर के लिए आप अगर इतना भी कर सकते हो ना, कि अगर आप एक नॉर्मल ऐसे भी लिख सकते हो, और उसमें बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर दिया, प्रोनाउन भर दिए, एडजेक्टिव लिख दिया, वो पेपर मुश्किल नहीं होता है। वहाँ पे 75 आप आराम से स्कोर कर सकते हो थोड़ी सी प्रिपरेशन के साथ। तो इस बात का डर मत लेके चलो बिल्कुल भी कि वो पेपर रुक जाएगा आपका। जैसे कि यहाँ पर मैंने कॉम्बो पैक लिया था कोर्स का, उसमें इंग्लिश का फीस दे दिया है, लेकिन मेरे को इतना आ रहा है कि 3 महीने दे के उसको, मेरे को टाइम वैल्यूबल नहीं लग रहा कि इंग्लिश को 3 महीने देने चाहिए 75 मार्क्स के लिए। तो यार अगर वो पेपर क्लियर नहीं हुआ ना, आपके मेंस का पेपर चेक भी नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना बिल्कुल। वो है, इसीलिए तो वो वैल्यूएबल, अगर आपको लग रहा है कि इंग्लिश का पेपर मेरा रह जाएगा, तो भाई वो वैल्यूएबल है, क्योंकि अगर वो क्लियर नहीं हुआ ना तो फिर वो प्रीलिम्स में जो किया वो भी बेकार, जो वहाँ पे 9 पेपर लिखे वो भी बेकार।
तो वो बहुत ज़रूरी है कि वो क्लियर होना चाहिए क्वालिफाइंग वाला इंग्लिश का और लैंग्वेज का पेपर। सर मेरे पूछने का मतलब ये था कि क्या स्तर रहता है कि इस हिसाब से अगर इस कंडीशन में है बंदा कोई अच्छे से लिखने में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी तो हो जाएगा उसका? क्या हो जाएगा यार, वो पेपर मुश्किल नहीं होता, वो सिर्फ आपकी बेसिक लैंग्वेज चेक करना चाहते हैं कि आप इसको लिख सकते हो और आप इसे पढ़ सकते हो, दैट्स इट। और 75 इज वेरी इजी, और उसमें जो क्वेश्चंस अगर आप सैंपल पेपर देखोगे ना उसका आपको समझ आ जाएगा, पेपर बहुत आसान आता है वो, उसमें टेंशन मत लो बिल्कुल भी। हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो यार, मैं हिंदी मीडियम से हूँ। रैंक जैसे हमें फर्स्ट लानी हो तो क्या करना चाहिए सर? देखो ये मैं भी नहीं कह सकता कि रैंक फर्स्ट कैसे आती है, तो यार वही है सबका। देखो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना, ऑर्डिनरी ही ठीक से करना है, ठीक है? कोई जादू का मंत्र नहीं है कि रैंक 1 आ जाए या कुछ आ जाए। मेरे से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग होंगे जो शायद मेरे से ज़्यादा नॉलेज रखते होंगे, मेरे से ज़्यादा अच्छा आंसर लिख सकते हैं, पर लेकिन उनका नहीं हुआ। तो इस चीज़ को मान लो कि आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है, और वही है कि आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर सकते हो, पर लेकिन इसका कोई मंत्र नहीं है कि रैंक 1 लानी है या सिंगल डिजिट में लानी है, अंडर 100 आना है, लिस्ट में ही आना है। तो बहुत चीज़ है इसके लिए, तो टारगेट करो हाँ भाई रैंक 1 लाऊंगा, पर लेकिन उसके लिए मेहनत भी फिर उतनी उसी प्रोपोर्शन में चाहिए। फिर नहीं IAS तो हम बन ही जाएंगे। खैर तो बढ़िया यार, ऐसा ही कॉन्फिडेंस चाहिए और क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी फर्स्ट रैंक आए। हाँ फर्स्ट रैंक आए। हाँ, तो यार वही मैं कह रहा हूँ ना, आपको तैयारी उसी लेवल की करनी पड़ेगी। फिर अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो फिर आपको उन सबसे अच्छा होना पड़ेगा जो सारे लोग एग्जाम दे रहे हो, तो आपकी तैयारी भी फिर उनसे 10 गुना ज़्यादा या 3 गुना ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आएगी रैंक 1, वरना फिर कैसे आएगी? फिर तो शक्ति मैम को बुलाओ, फिर वो अच्छे से बताएंगी ना कि कैसे आएगी रैंक 1, मैं कैसे बता सकता हूँ ये बात? ठीक है, ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू। सर मैं आपके अनुभव में जानना चाहती हूँ कि आज जब आप एग्ज़ाम हॉल में गए थे तो आपको सर विचलन नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? सॉरी, अच्छा विचलन, ओके सॉरी यार। मतलब यार डर लगता है क्योंकि आप एग्ज़ाम देने पहली बार ही जाते हो और वहाँ पे इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि सारे लोग वहाँ पे एग्ज़ाम देने ही जाते हैं, पर लेकिन वो है कि आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको टेस्ट ही हेल्प करेगा कि आपकी ये एंजाइटी तभी खत्म होगी जब आप उस इन्वायरमेंट से पहले से ही निकल चुके हो कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में जाके टेस्ट दूंगा, 2 घंटा वहाँ बैठूंगा, 3 घंटे का ब्रेक है, फिर मैं फिर से CSAT दूंगा और फिर से ये मेंस के लिए भी ये ट्रू है। तो ये एंजाइटी निकालने का एक ही तरीका है, वो है मॉक। जितने टेस्ट दोगे उतनी एंजाइटी खत्म हो जाएगी उस दिन की। वो सिर्फ आपके लिए एक नॉर्मल क्वेश्चन पेपर होगा कि मैं ऐसे क्वेश्चन पेपर बहुत सारे कर चुका हूँ, एक और आ गया, वो MR भरनी है और दे देना है। तो ये एंजाइटी तभी खत्म होगी जब आप बहुत सारे टेस्ट दे चुके हो, और कोई इसका तरीका नहीं है। सर मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर चल रहा है अभी, 12th ही की है, 2027 में एप्टाइड देना है मुझे। ठीक है। तो सर ग्रेजुएशन में मैं मतलब इतना ध्यान नहीं दे रही हूँ, तो मतलब कोई इफेक्ट पड़ेगा? ज़्यादा से ज़्यादा बस आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ग्रेजुएशन में मार्क्स कम क्यों हैं इंटरव्यू में, इसके अलावा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल 1% का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और इतना आप डिसेंट इनफ स्कोर कर लोगे अगर आप ग्रेजुएशन में UPSC की तैयारी भी कर रहे हो कि शायद ये क्वेश्चन भी आपसे ना पुट किया जाए, तो बिल्कुल इस बात के बारे में ज़्यादा मत सोचो, अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करो फिर। थैंक यू सर। सर मुझे पूछना था कि मेरी हॉबी नॉवेल्स पढ़ना है। हाँ ठीक है। और पर कभी कभी, और मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है, ठीक है, पर कभी कभी मेरा हॉबी पे ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यार देखो हॉबी वही है कि तुम्हें फिर प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि नॉवल पढ़नी है तो उसका टाइम फिक्स कर लो कि इतना टाइम पढ़ना है, इतनी टाइम पढ़ाई करनी है, इतना टाइम नॉवल पढ़ना है। उसका एक ही तरीका है कि अपने आप को लिमिट करना पड़ेगा कि अपने ऊपर कंट्रोल चाहिए, फिर सेल्फ कंट्रोल की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक पढ़ रहे हैं तो बुक ही पढ़े जा रहे हैं, या फिर ऐसा करो कि अगर लंबी रीडिंग का आपका मन करता है कि मैं अगर बुक पढ़ी है तो मैं शुरू करके पूरी खत्म कर दूँ बहुत जल्दी, तो एक दिन ऐसा लो कि आज मैं सिर्फ यही पढ़ूंगा, आज मैं सिलेबस का पढ़ूंगा ही नहीं कुछ। तो कुछ ऐसा बना लो जो आपको सूट करे पर लेकिन आपकी प्रिपरेशन के साथ सिंक में रहे, तो वो आपको खुद ही देखना पड़ेगा। इसमें मैं शायद ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगा क्योंकि ये मेरी हॉबी है भी नहीं, तो मैं शायद से कुछ गलत बता दूं फिर बाद में मेरे को बोलो कि गलत बता दिया, तो वो शायद मैं इसको ठीक से आंसर ना कर पाऊँ। जी सर, मेरा एक सवाल और है कि मैंने 2024 में 12th का एग्ज़ाम दिया और उसके बाद GD का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। ओके। और मैं CSAT GD में अंडर हाइट हो गया। हाँ। तो मैं अभी CSAT के लिए कितना पढ़ सकता हूँ? आपको अटेम्प्ट कब देना अपना? 2029। यार तो 29 मतलब 4 साल है आपके पास, अभी आधा घंटा भी रोज पढ़ोगे ना तो भी 150 नंबर लेकर आओगे CSAT में।
ठीक है ना, तो बिल्कुल मत सोचो, आधा घंटा पढ़ो रोज आराम से, इससे ज़्यादा मत पढ़ो, कोई टेंशन की बात नहीं है। और सर मैं पहले डिफेंस में जाना चाहता था, पर हाँ। लगातार मैंने 2-3 एग्ज़ाम क्वालिफाई किए। ठीक है। और मैं अंडर हाइट हो रहा हूँ। हाँ। आर्मी अग्निवीर में भी अंडर हाइट हो गया। ओके। तो फिर यूपीएससी में देखो ज़्यादा से ज़्यादा आपको शायद टेक्निकल सर्विस के लिए अनफिट कर दे, पर लेकिन आईएएस और नॉन टेक्निकल के लिए नहीं हो पाओगे आप, तो वो आपका हो जाएगा। शायद से आईपीएस और जो ट्रैफिक सर्विसेज है या फिर जो रेलवे सर्विस है, शायद मेरे को पूरा पता भी नहीं है कि क्या क्वालिफिकेशन है, वो आप एक बार ही चेक कर लो, शायद आप उसको फुलफिल भी कर रहे हो, पर लेकिन नॉन टेक्निकल सर्विसेज के लिए आप नहीं रुकोगे, आप दे सकते हो आराम से एग्जाम। जी सर, थैंक यू। हेलो सर। हेलो यार। सर जैसे आपका बीटेक बैकग्राउंड था, तो सर उसमें आपको बीटेक करने के बाद उसमें भी अच्छा खासा पैकेज मिल रहा होगा। मिला तो था यार, मतलब तो सर इस फील्ड में आने का क्या था, मतलब कि 2-3 साल यहाँ भी ख़राब करूँगा, आपने कहा था मैं 3 अटैम्प्ट लूँगा, 3 साल फिर ख़राब हो जाए, समथिंग 3 से 4 साल ख़राब करने के बाद आप कहते नहीं होता सपोज दैट, तो फिर कहीं ना कहीं तो कोसते अपने आप को, क्या 3-4 साल में अच्छा कमा लेता हूँ वहाँ पे मैं। देखो वो रहेगा आपका, जब आप ये देखो डिसीजन बड़ा है, क्योंकि अगर आपकी क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ी होगी इकोनॉमी में, सबको पता है कि एक डिसीजन के लिए दूसरे डिसीजन की कॉस्ट हमेशा लगती है, पर लेकिन वो देखना पड़ेगा आपको कि कहाँ पे आप ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हो। बीटेक मैंने कर ली, कोई बात नहीं। यूपीएससी का सिलेबस ना सिर्फ आपका एग्जाम का नहीं होता, मैं ये कहूँगा। एक बार इस प्रिपरेशन में आप आओगे ना, आपको इतनी सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी कि शायद से रिग्रेट तो होगा कि नहीं हुआ एग्जाम, पर लेकिन रिग्रेट इतना ज़्यादा नहीं होगा कि वो पूरा टाइम आपका वेस्ट भी नहीं हुआ। ये बिल्कुल मत सोचना कि ये पढ़ाई जो है वो बेकार होगी, वो आगे कभी काम नहीं आएगी, आगे भी काम आएगी। सर इसके पीछे का मोटिवेशन क्या था कि बीटेक छोड़ के मैं यहाँ पे आ जाऊँ? मोटिवेशन यार सर ने बताया था ना, पापा की बात। हाँ सर, वही वाली स्टोरी सुननी है सर। हाँ तो वही था यार, उन्होंने देख पैकेज मेरे पास था, डिसेंट इनफ पैकेज था मेरे पास कि मेरी अगर मैं 2-3 प्रमोशन के बाद आई वुड बी अर्निंग वेरी गुड, पर लेकिन उन्होंने मेरे को यही कहा था कि पढ़ाई में ठीक है, 1-2 अटेम्प्ट दे के देख, नहीं हुआ तो जॉब तो कभी भी हो जाएगी, उनके यही वर्ड्स थे मेरे लिए। तो फिर मेरा भी यही था कि 1-2 अटेम्प्ट दूंगा, 3 अटेम्प्ट दूंगा, पर लेकिन अच्छे से पढ़ के दूंगा। तो वही करना है कि अगर अटेम्प्ट देना है तो सीरियस होके देना है, टाइम नहीं पास करना, बस ये सोच लो बस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बैठे रहो कोई बात नहीं। सर इस तैयारी के दौरान प्लान बी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? यार प्लान भी मतलब मैं फिर वही कहूँगा, 2-3 अटेम्प्ट अपने फुल अपना दो, कितना दे सकते हो, पर लेकिन उसके बाद यू शुड स्टार्ट डिसाइडिंग कि शायद अगर नहीं हो रहा तो फिर यू शुड हैव अ प्लान बी, पर लेकिन शुरुआत के 2-3 अटेम्प्ट में अपना फुल मतलब जितना पोटेंशियल है उतना सारा लगा के दो इस एग्जाम को। हो गया वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो यू विल गेन इनफ नॉलेज कि आप कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो 2 अटेम्प्ट तो बहुत अच्छे से दो, अप टू 3 अटेम्प्ट बहुत अच्छे से दो, उसके बाद स्टार्ट थिंकिंग ऑफ अ प्लान बी। और प्लान बी का मतलब ये नहीं है कि यूपीएससी बिल्कुल छोड़ देना है, क्योंकि आप जब 2-3 अटेम्प्ट अच्छे से दे दोगे ना, तो आपको रोज़ 8 घंटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रोज़ 2-3 घंटा पढ़ के भी आप बिल्कुल उसी लेवल पे रहोगे जहाँ पे आप पहले थे। तो उसके बाद भी पेपर देते रहो, जिस साल निकल गया वेल एंड गुड, बस। थैंक यू सर। सर मेरा सवाल करंट अफेयर को लेकर के है। सर करंट अफेयर हम पढ़ते हैं, जैसे कि हम रोज़ मैं दैनिक जागरण पढ़ती हूँ क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ। सर अभी आपने बताया कि द हिंदू वो ट्रांसलेट करके पढ़ो ये चीज़ें, सर वो भी मुझे वही लगता है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, जिससे मैं अपने अदर सब्जेक्ट में टाइम नहीं दे पाती हूँ सही से। तो मैं दैनिक जागरण पढ़ करके अपनी जो डेली अपडेट हैं वो ले लेती हूँ, जिससे कि मुझे प्री में आराम से मतलब अच्छा हो जाएगा, क्योंकि प्री में MCQs आते हैं। ठीक है। अब सर मेंस की बात रही, सर जब हम मैगजीन पढ़ते हैं फिर उसके बाद सर मैगजीन में पूरा टॉपिक आता है, जिसमें से आधा से ज़्यादा हमारा आ जाता है जो कि हम पॉलिटी में और इकोनॉमिक्स से आता है, तो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके होते हैं। हाँ। लेकिन सर जब मैं मैगजीन लेके बैठती हूँ तो मुझे डर लगता है कि अगर मैंने ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पर ही सही से सॉल्व नहीं किया तो कहीं मेरा प्री वो मेंस रह ना जाए प्री होने के बाद। ऐसा क्यों है? मतलब अगर देखो वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि हाँ ठीक है, तो वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने का ये है कि अगर मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, देखो जो आप आंसर देते हो ना, जो वहाँ पे आप अभी अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, वहाँ पे मार्क्स लाना आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। वहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव है लर्निंग का, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीख लूँ कि ये क्वेश्चन गलत क्यों हो रहा है या फिर मेरा नॉलेज गैप है या क्या है। वहाँ मार्क्स पे ज़्यादा फोकस मत करो, नहीं हो रहा क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा उसको देखो, कुछ नया मिला उसे लिख लो अपने नोट्स में, तो वो वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं है कि मेरे को सब कुछ आना चाहिए। उस दिन भी जब आप हॉल में जाओगे 10 से 15 क्वेश्चन छोड़ने वाले क्वेश्चन होते हैं जो नहीं करने होते, वो सब लोग छोड़ते हैं कि कुछ आउट ऑफ वर्ल्ड आ गया, कि आपको इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो ये तो बिल्कुल नहीं सोचना कि आपको सब कुछ आना चाहिए और 100% आना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। तो इस बात का डर तो बिल्कुल निकाल दो।
सर मैं अपने यहाँ पढ़ाई कर रही हूँ, मेरे यहाँ किसी को नहीं पता कि मैं यूपीएससी कर रही हूँ। मेरे पेरेंट्स के अलावा मेरे भाइयों को भी नहीं पता कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है, मेरे साथ भी यही था, किसी को नहीं पता था क्या कर रहा हूँ। लेकिन सब ये बोलते हैं तो इतना मतलब सबको ये पता है कि एसएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रही है, तो सर सब ये बोलते हैं इतना क्यों पढ़ रही है। फिर मुझे अंदर से डर लगता है कि अगर नहीं हुआ तो मैं सारी ज़िंदगी सुनूंगी कि इतना पढ़ती थी, क्या हुआ। मैं कह रहा हूँ ना, यू कांट मेक एवरीवन हैप्पी। सुनो और निकाल दो, ठीक है ना। अगर वो आपको बोले भी ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने बोल लिया कोई बात नहीं। मतलब आप सबको खुश नहीं कर सकते, और लोग तो बोलेंगे, बहुत लोग बोलेंगे। तो फिर इसका एक तरीका है, अगर आपको ये नहीं सुनना तो पेपर निकाल लो। एंड में इसका यही एक ऑप्शन रह जाता है कि अगर आपको इस बात का डर है कि वो मेरे को बाद में बोलेंगे, और अगर कोई बोलेगा भी ना, वो 2-3 दिन बोलेगा, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद 2-3 महीने बाद उनको कोई नई गॉसिप मिल जाएगी, वो उस पर बात करेंगे, वो आपके बारे में भूल जाएंगे। तो इसके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना कि एग्जाम नहीं हुआ तो ये होगा। ये तो बहुत 3rd डिग्री की प्रोबेबिलिटी हो गई कि एग्जाम भी नहीं हुआ और उसके बाद वो लोग मेरे को कुछ बोलेंगे। तो इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है अभी, बिल्कुल भी एग्जाम पे फोकस करो अपने। सर मेरा एक क्वेश्चन और है, मैंने बीएससी की है जेडबीसी से। सर जेडबीसी जब मैं 3rd ईयर का एग्ज़ाम दे रही थी तो मेरे साथ थोड़ा कुछ इशू हुआ, जिसकी वजह से मेरा केमिस्ट्री का 2nd एग्ज़ाम छूट गया। सर मैं उसका बैक भी नहीं दे पाई। अच्छा सर लेकिन मैं पास हूँ 2nd डिवीजन। क्रेडिट आपके हो गए सारे? हाँ। तो डिग्री है ना आपके पास? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यूपीएससी में मुझे कोई दिक्कत कोई नहीं है। आपके पास आप सिर्फ एक ग्रेजुएट होने चाहिए यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए। आपके कितने मार्क्स हैं, आप कौन सी डिवीजन से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका डिग्री है तो आप एलिजिबल हो एग्जाम देने के लिए, इसके बारे में कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू सर। देखो, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है कि हाउ ये मानसिक थकान को कैसे दूर करें, उसका एक यही तरीका है कि एक तो अपना शेड्यूल बना लो, और ये नहीं करना कि आपको 12, 14, 15 घंटे रोज़ पढ़ना है। अपने छोटे छोटे गोल्स पढ़ो, 6 से 8 घंटा भी अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो वो करो, और अपनी हॉबी पे ज़रूर फोकस करो। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा टाइम पढ़ाई कर रहे हो, लोगों से बात करो, किसी स्पोर्ट्स वगैरह में लगो, या फिर जो आपका जहाँ पे आपका मन लगता है वो करो। और अगर आपने, वही मैं कहूँगा, 1 महीना पहले आपने शुरुआत करी है तैयारी की और 26 का अटैम्प्ट देना है, तो अगर आपको 26 का अटैम्प्ट देना है तो कोशिश करो कि फरवरी तक आपका एक बार ही सारा सिलेबस हो जाए, और उसके बाद आप फिर प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली पढ़ो। पर लेकिन अगर ऐसा नहीं होता कि 26 का अटैम्प्ट नहीं हुआ, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि 26 का अटैम्प्ट नहीं हुआ। 27 में दीजिए, पर लेकिन ठीक से दीजिए। 1 साल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं बस इतना ही कहूँगा इसमें, और बाकी चीज़ें मैं पहले ही इसमें ऑलमोस्ट कवर कर चुका हूँ। और बताओ यार। नमस्ते सर, ये बताइए सर 2026 में क्या रणनीति होनी चाहिए? अगर आपने, मतलब अभी आप शुरू कर रहे हो या आप कर चुके हैं पहले से तैयारी, मतलब क्या किया? मेरी चल रही है। कितना टाइम हो गया? 2026 में मुझे देना है अटेम्प्ट। तो देखो, 2026 में अगर अटेम्प्ट देना है, मैं फिर से यही कहूँगा कि अभी आपके पास टाइम है कि कम से कम दिसंबर जनवरी तक तो अपना मेंस का भी पढ़ो और प्रीलिम्स का भी पढ़ो, अपना ऑप्शनल भी पढ़ लो एक बार, अगर आप कर सकते हो तो। जनवरी फरवरी तक अपना एक बार ही सारा सिलेबस आप कम से कम एक बार ही कवर कर लो, और फिर 3 महीने पढ़ो प्रीलिम्स के लिए। 26 का अटेम्प्ट का फिर प्रीलिम्स दो, फिर 3 महीना आप मेंस के लिए पढ़ोगे, और फिर उसके बाद आगे जैसे भी आपका होगा। पर लेकिन यही रहना चाहिए कि फरवरी तक या फिर जनवरी एंड तक मेरा सिलेबस एक बार ही हो जाना चाहिए। ये आप बिल्कुल अपना बांध के रख लो कि कुछ भी हो जाए, इतना तो मैं कर लूँगी। शायद एक आध छोटा सब्जेक्ट रह जाए, कोई बात नहीं, पर लेकिन कोशिश करो जितना सिलेबस हो सके, स्पेशली फॉर मेंस, कि एथिक्स हो गया, ऑप्शनल हो गया, और वो जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं वो कम से कम एक बार ही आपके हो जाए। ये ज़रूर एक बार ही कोशिश करो इस चीज़ को करने की। लेकिन सर जैसे देखते हैं कि अगर मेंस की राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैं वही कह रहा हूँ ना, पहले लिखो, फिर अच्छा लिखो, और फिर टाइम पे लिखो। लिखना तो स्टार्ट करो अभी से। अगर आप इस बात से डर रहे हो कि आंसर अच्छा नहीं है तो आप आगे लिखोगे ही नहीं। पहले बुरा आंसर लिखोगे तभी तो अच्छा आंसर आगे लिख पाओगे। तो बुरा आंसर लिखो, उसको इम्प्रूव करो, और फिर टाइम पे लिखने का फोकस करो। कंटेंट अपना बढ़ाओ, अपना आंसर ठीक से लिखो, और फिर फोकस करो कि अब मैं इसे टाइम पे कैसे लिखूंगी। तो 3 फेज में करनी है तैयारी। पहले बेकार आंसर लिखना है, फिर अच्छा आंसर लिखना है, फिर टाइम पे लिखना है। बस यही आंसर राइटिंग का, और कुछ भी नहीं है। बस यही कि खराब लिखते हैं तो फिर ये लगता है, टाइम को देखते हैं कि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फिर लिखने का मन ही नहीं करता। हाँ तो अरे वो टाइम, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है यार, टाइम वो वेस्ट नहीं हो रहा है वो टाइम। जब आप बुरा आंसर लिखोगे तभी आप अच्छा आंसर लिख पाओगे। ये भ्रम में मत रहो कि मैं बहुत अच्छा आंसर पहले अटेम्प्ट में ही लिख दूंगा। ये भ्रम है, ये बहुत जल्दी टूट जाएगा। पहले बुरा आंसर लिखना पड़ेगा, फिर तभी अच्छा आंसर लिखा जाएगा। तो लिखो आंसर, और 2-3 बारी सेम क्वेश्चन का आंसर लिखो। तीसरी बारी जब आप उस क्वेश्चन का आंसर खुद से लिखोगे ना, वो पहले वाले आंसर से अच्छा ही लगेगा आपको। तो आंसर लिखो और शुरू तो करो आंसर राइटिंग, वो हो जाती है उसके बाद। तो अगर इस बात से कोई आंसर राइटिंग नहीं कर रहा कि आंसर अच्छा नहीं होगा, तो ये बहुत गलत है। ओके, थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून यार।
सर एथिक्स में अच्छा आंसर कैसे लिखे और एथिक्स के आंसर में हमें क्लेम के साथ जाना चाहिए या फिर जस्टिफिकेशन के साथ? देखो एथिक्स की आंसर राइटिंग ना सबसे अलग होती है। सबसे पहले तो अपना जो टॉपिक्स हैं सारे के सारे वो तो आपको पढ़ने ही हैं, ठीक है। और एथिक्स में आपको क्या करना होता है, वो क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछते कभी भी एथिक्स में, कि शायद से एक आध टॉपिक पे आपका क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाए, पर लेकिन मोस्टली क्वेश्चन अप्लाइड आता है। तो एथिक्स में मेरा फोकस तो हमेशा ये रहता था कि मैं एग्जाम्पल लिखूंगा जितने हो सके, कि पॉइंट को सब्सटेंशिएट कर सकूं। और बाकी आप अगर देखोगे ना तो एक पैटर्न है एथिक्स के पेपर का, कि कोट आएगा तो कोट बेस्ड आंसर मुझे कैसे लिखना है, कि या फिर वैल्यूज़ पे क्वेश्चन आ जाएगा, 4-5 वैल्यूज़ हैं उसके बारे में मुझे कैसे लिखना है। तो इनका कंटेंट आपका पहले से तैयार होना चाहिए कि इस वैल्यू पे अगर क्वेश्चन आ गया या फिर इस केस स्टडी का मेरे पास क्वेश्चन आ गया तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मेरा एग्जाम्पल क्या होगा, मेरी एनेक्डोट यहाँ पे क्या होगा, या फिर मेरा डायग्राम वगैरह क्या होगा। तो सबसे पहले तो अपना जो बेसिक्स है वो कवर करो, वो तो करना ही करना है एथिक्स के लिए। और फिर एथिक्स में आंसर राइटिंग की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि एथिक्स में जो आप पढ़ोगे ना दैट विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट विल बी आस्क्ड। तो वहाँ पे जब आप आंसर लिखोगे ना और जब आपने जो पढ़ा हुआ है वो अप्लाई करना स्टार्ट करोगे तो एथिक्स में वो आपको हेल्प करेगा। तो एक बार ही पढ़ लो सारा सिलेबस और फिर आंसर राइटिंग करो, स्पेशली फॉर केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ की आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। और एथिक्स का पेपर लंबा होता है, वहाँ पे आपको टाइम मैनेज करना बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा, क्योंकि केस स्टडी खुद ही वो 1 पेज की केस स्टडी देंगे लिखकर, उसको समझने में कम से कम 4 से 5 मिनट आपके चले जाएंगे कि ये पूछ क्या रहा है मेरे से इस क्वेश्चन में, और उसके फिर 4-5 पॉइंट होंगे, 4 पेज आपको आंसर भी लिखना है। तो एथिक्स में आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है, और केस स्टडीज़ की तो खासकर बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अपनी टेम्पलेट्स बना लो पहले से, कि अगर इस पे क्वेश्चन आया ये एग्जाम्पल होगा, ये ऐसे लिखूंगा मैं, इस पे क्वेश्चन आया कोट बेस्ड क्वेश्चन आया, ये मेरी टेम्पलेट होगी, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिखूंगा, यहाँ पे मैं अपना ओपिनियन लिख दूंगा, किसी थिंकर को ऐड कर दूंगा। तो वो आपको डेवलप करना पड़ेगा, उसके लिए आंसर राइटिंग इज द की, और कुछ भी नहीं है। सर पीटी के पहले आपका ऐसा कोई टारगेट था कि मुझे फुल लेंथ के इतने टेस्ट लगाने ही लगाने हैं? यार मेरा टारगेट तो था कि मैं 100 टेस्ट लगाऊंगा कम से कम, पर लेकिन मैं लगा 60-70 पाया था, पर लेकिन वो सफिशिएंट थे। तो मेरा तो ये हो गया था कि जब पीटी जब शुरू मतलब जून में थी, वैसे पीटी मई में होनी थी, पर लेकिन इलेक्शन की वजह से 2024 की वो 21 दिन बाद हो गई थी। फिर तो मैंने क्या किया कि लास्ट के दिनों में मैं डेली का एक एग्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया था मैंने, कि मैं रोज़ एक पेपर लगाऊंगा, और सिर्फ मैं वही करता था, पेपर लगाता था, उसे एनालाइज करता था और थोड़ा बहुत स्टैटिक पढ़ लेता था। लास्ट में मेरा यही गोल था। मैं कहूँगा कम से कम एक टेस्ट सीरीज़ तो आपको अच्छे से लगानी चाहिए, भले ही वो दृष्टि की हो या फिर वो किसी की भी हो। दृष्टि की मैंने भी लगाई थी, मैंने मेंटोरशिप की भी लगाई थी, और मैंने नॉर्मल वाली टेस्ट सीरीज़ भी लगाई थी, मैंने दोनों करी थी। और उसके साथ साथ ओपन टेस्ट देते रहो, जितने आपके मॉक टेस्ट होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट का हो, वो वहाँ जाके आप मॉक टेस्ट दो। उससे आपको मतलब एक तो वो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आप एक ही जगह टेस्ट दे रहे हो तो एक फॉर्मेट फिक्स हो जाता है कि इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दूसरी जगह आप टेस्ट दोगे तो एक तो थोड़ा फॉर्मेट आपको अलग मिलेगा, और वहाँ पे जो ऑल इंडिया रैंकिंग वगैरह होती है वो भी मतलब एक गॉज होता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, तो उससे शायद आपका कॉन्फिडेंस ही बूस्ट हो जाए। तो टेस्ट लगाओ यार, एक टेस्ट सीरीज लगाओ और ओपन टेस्ट लगाओ, आप कंफर्टेबल रहोगे। ठीक है, थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सबमिट करते हैं लिख के, तो वहाँ पर ये मार्क्स दे रहे हैं 6-7, और वही क्वेश्चन मैं अगर जाके PYQs में ये जो हमें बुक दे रहे हैं उसे मिलाता हूँ तो वो मेरा जो आंसर है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा उसके कंपेरिजन में। तो क्या ये जो मुझे नंबर दे रहे हैं तो वो सफिशिएंट है या फिर मुझे और इम्प्रूव करने की जरूरत, क्योंकि मैं बिना डाटा का आंसर लिख रहा हूँ। देखो सुनो, मतलब मैं इसमें यही कहूँगा कि एक तो जो आपका मॉडल आंसर होता है वो वर्ड लिमिट तो फॉलो करता ही नहीं है। मॉडल आंसर आपकी नॉलेज के लिए है कि आपको उसमें पढ़ना क्या है। तो मॉडल आंसर को अच्छे से पढ़ो, उसमें से पॉइंट निकालना है तो उसमें से पॉइंट निकाल लो। और जो आपको अगर आंसर देखो वहाँ पे भी आपको 40-50% मार्क्स ही मिलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते कि एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहे हो। तो इस बात पे फोकस रखो और मॉडल आंसर से वैल्यू एडिशन करो। मॉडल आंसर ये मत सोचो कि आपको वैसा ही आंसर लिखना है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मॉडल आंसर बनाया गया है वो रिसोर्स देख के बनाया गया है और उसको बहुत टाइम से बनाया गया है। आपके पास 6 मिनट होते हैं आंसर लिखने के लिए सिर्फ, तो आपका आंसर उस लेवल पे तो कभी मैच कर ही नहीं पाएगा जो मॉडल आंसर होगा। तो टेक इट एज अ टेम्पलेट, उससे वैल्यू एडिशन करो और अपना आंसर अच्छा बनाते रहो। उसको ऐसा मत फॉलो करो कि वो पत्थर की लकीर हो गया, मुझे ऐसा ही आंसर लिखना है, वो पॉसिबल नहीं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जॉब के साथ प्रिपेयर कर रही हूँ और मैं डेली 5 to 6 आवर्स निकाल लेती हूँ, लेकिन वो 5 to 6 आवर्स ऐसा लगता है जैसे मतलब पता ही नहीं चलता कैसे चला गया, मतलब कोई देखो टाइम मैनेजमेंट। देखो वो मैं यही कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप 12 घंटे ही पढ़ रहे हो। 12 घंटे में अगर आप 6 घंटे में 12 घंटे वाला या 8 घंटे वाला आउटपुट निकाल पा रहे हो तो वो 6 घंटे सफिशिएंट है। और अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो आपका वीकेंड होता है, वहाँ पे थोड़ा सा आप ज़्यादा कर सकते हो।
पर लेकिन इफ़ यू आर एबल टू फाइंड 5-6 आवर्स, अगर जॉब में भी आप अगर ये काम कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है ये, क्योंकि टाइम निकालना विद अ जॉब और फुल टाइम प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी आप जितना कर सकते हो करो, और जब आपका शायद एग्ज़ाम पास आ जाए तो शायद से आपको कुछ करना पड़ेगा कि किसी तरह आपका जो स्टडी टाइम है वो बढ़ पाए, पर लेकिन जॉब के साथ प्रिपरेशन हो सकती है। इस बारे में बिल्कुल मतलब ये मत सोचना कि नहीं हो पाएगी, प्रिपरेशन हो जाएगी जी। और सर दूसरा ये कि टेस्ट में हम अगर स्कोर करना चाहें तो उसके लिए क्या करना होगा? पढ़ाई। इसका तो यार एक ही आंसर है, मतलब जो टेस्ट में पूछा है वो पढ़ लो। सर हमें चीज़ें आती है बट वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता, जैसे अगर सब्जेक्टिव होता है तो उसमें कई बार देखो सब्जेक्टिव है तो फिर वही है कि आंसर राइटिंग आपको शुरू करनी पड़ेगी। हाँ, आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम है तो वही कह रहा हूँ ना मैं, पहले बेकार आंसर लिखो फिर अच्छा आंसर लिखो, पर लिखना तो शुरू करो, आंसर लिखना शुरू करो एक बारी, भले ही वो डेली बेसिस पे हमें डेली आप एक आंसर भी लिखो, भले 2 आंसर लिखो, आधे से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बेकार आंसर ही लिखा कोई बात नहीं, पर लेकिन अच्छा आंसर बेकार आंसर के बाद ही आएगा। तो ये मत सोचना कि आंसर पहली बारी में ही बहुत अच्छा होगा, वो नहीं हो पाएगा। तो लिखना शुरू करो, इट विल इम्प्रूव अपने आप। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन है, जैसे कि हम लोग हिंदी मीडियम से है और कोई इंग्लिश मीडियम से है, तो क्या बोर्ड मेंबर ऐसे भी होता है कि जैसे कोई इंग्लिश मीडियम से है और हिंदी मीडियम से है, तो कोई मतलब यार ये बायस ना ये सिर्फ आपके दिमाग में है। वो बोर्ड मेंबर जो है ना वो इतने एक्सपीरियंस्ड लोग हैं कि जितनी शायद मेरी एज होगी उससे ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस होगा, तो वो इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं होते कि कोई इंग्लिश मीडियम में इंटरव्यू दे रहा है या फिर कोई हिंदी मीडियम में इंटरव्यू दे रहा है। तो ये तो प्लीज़ ऐसा प्री कंसीव्ड नोशन लेके मत जाओ, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस पहले ही कम हो जाएगी कि क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा है कि मेरे को तो वैसे ही कम मार्क्स मिलने हैं। तो ये प्री कंसीव्ड नोशन है, इसको हटा दो पहले से कि ऐसा भी कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। सर क्वालिफिकेशन से भी प्रभाव तो नहीं पड़ता? कोई प्रभाव नहीं पड़ता यार, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। अगर आप मेंस लिख कर आए हो, अगर आप उस कमरे में बैठे हो ना, तो यू आर इक्वली, तुम्हारी वो कैपेबिलिटी उतनी ही है जितने बाकी लोग बाहर बैठे हैं। तो आपका बैकग्राउंड डज नॉट मैटर कि आप कहाँ से हो, आपने क्या ग्रेजुएशन करी है, डज नॉट मैटर। आप भी वही एग्जाम निकाल कर आए हो जो बाकी सारे लोग एग्जाम निकाल कर आए हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना उस टाइम पे कि मेरे से ज़्यादा लोग अच्छे खड़े हैं। IITians बैठते हैं इंटरव्यू देने, IIM वाले इंटरव्यू देने बैठते हैं, मैं भी बैठा था, ठीक है ना। तो मेरे अंदर अगर ये होता कि मेरे से IIT वाला बैठा है या फिर कोई मेरे से बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन वाला बैठा है, कोई डॉक्टर बैठा है, तो फिर तो मैं भी डर जाता, पर लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो फिर कॉन्फिडेंट होके जाना है कि क्योंकि आप सब सेम पेपर निकाल कर आए हो, तो उस बैकग्राउंड का उस इंटरव्यू में पहुंचने तक का कोई रिलेशन नहीं है। तो ये बिल्कुल हटा दो कि बैकग्राउंड विल मैटर एनीवेयर, इट विल नॉट मैटर। थैंक यू सर। चलो गाइस, और मोस्टली वैसे सब कुछ कवर हो ही गया होगा, कुछ बचा नहीं, मेरे को नहीं लगता कि काफ़ी देर हो गई मेरे को बकबक करते हुए। तो ठीक है यार, मतलब मैं बस एंड में यही कहूँगा कि बढ़िया मतलब एग्ज़ाम दो और ऑनेस्टी से दो अपना एग्ज़ाम, और कंसिस्टेंट रहो अपनी पढ़ाई में कि पढ़ाई करनी है तो रोज़ करनी है, 4-5-6 घंटा जितना भी पढ़ना है रोज़ पढ़ना है, पर लेकिन अच्छे से पढ़ना है। और एट द एंड ऑफ द डे आप अपने आप को आंसरेबल हो, आप किसी और को आंसरेबल नहीं हो, आपको किसी और को जवाब नहीं देना, आपको खुद को जवाब देना है। तो अगर आप खुद से सेटिस्फाइड हो कि आज का दिन मेरा अच्छा था, तो अगला दिन भी आपका अच्छा होगा। तो 2 चीज़ों पे फोकस करो और एग्ज़ाम टाइम दो इस एग्ज़ाम को। इफ़ यू आर एबल टू गिव सफिशिएंट टाइम तो रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। इस बारे में बिल्कुल भी वो मत करना कि रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट धीरे धीरे आएगा और बहुत अच्छा आएगा। मैं बस यही कहूँगा यार, थैंक यू वेरी मच, मज़ा आया यार बात करके। For more informative content, like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon to get the notifications.